हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े और फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 100 प्लस एमसीक्यू करेंगे। और जो ये 100 प्लस एमसीक्यू मैं करवा रहा हूँ, ये आप लोगों को दिख जाएंगे। आप लोगों की जो प्रीवियस ईयर की बुक होती है उसमें से आप लोगों को ये मिल जाने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू इस वीडियो में हम कवर करेंगे और सारे चैप्टर्स को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। जो भी चैप्टर आता जाएगा मैं उसको बताता जाऊंगा कि अब हम इस चैप्टर पे पहुंच गए हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि हर चैप्टर में से कौन कौन सा जो एमसीक्यू की टाइप्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। और जो इसकी पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना। और जितने भी मेरे नोट्स हैं, डिटेल नोट्स हो गए, 1 पेजेस नोट्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ होगी, या फिर मैं बात करूं आपको जो एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी पीडीएफ होगी। जितने भी मेरे नोट्स है, जितना भी मेरा कंटेंट है, फ्री लाइव क्लासेस के लिंक सब आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना बेटा जी। ओके, तो अभी बारी है सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कि कहाँ से कौन सा चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है, क्योंकि 100 प्लस एमसीक्यू हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक में हम 20-30 करेंगे। 8-10 एमसीक्यू एक चैप्टर से होते चलेंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 4 होंगे, तो आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो अभी चैप्टर फर्स्ट की बारी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को करते हैं। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू अभी कवर करने वाले। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यार। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर आर स्प्रेड इनटू ए चैम्बर एंड बिकम चार्ज्ड विद चार्जेस +3 +5e -3e रिस्पेक्टिवली। मतलब एक चैम्बर है, उसके अंदर स्फेयर्स रखे हैं, उनको स्प्रे किया जाता है। ठीक है, और उनके ऊपर चार्ज आ जाता है +3 +5e और -3 का। अब वो बोल रहे हैं कि ऑल द 3 स्फेयर केम इन कॉन्टेक्ट साइमल्टेनियसली, सबको साइमल्टेनियसली कॉन्टेक्ट में लाया जाता है फॉर ए मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड, अलग कर दिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फाइनल चार्ज ऑन द स्फेयर। तो वो बोल रहे हैं कि अब स्फेयर्स के ऊपर कौन कौन सा चार्ज रहने वाला है। देखो यार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग ये चीज देखो ध्यान से कि एक के ऊपर कितना चार्ज है, +3e है ना। एक के ऊपर कितना चार्ज है, +3e। एक मिनट, थोड़ा सा फाइन कर लेते हैं। एक के ऊपर, जस्ट अ मिनट। एक के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, +3e चार्ज है। ठीक है, दूसरे के ऊपर कितना चार्ज है, +5e चार्ज है, और एक के ऊपर कितना चार्ज है, -3e चार्ज रहने वाला है। अब इन्होंने बोला कि इनको सबको एक साथ कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, तो टोटल चार्ज जो बचने वाला है, नेट चार्ज वो बचने वाला है, वो कितना बचेगा, 5e बचने वाला है। तो आपको वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेक कर लेना है। तो देखो यार, अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन देखता हूँ, तो ये 5 है और ये 5 है, ये 10 हुआ। और ये -4 अगर मैं बोलूँ, अगर ये -4 अगर मैं बोलूँ, तो ये 6 बचेगा। तो ये भी नहीं हुआ मेरे पास, है ना, ये नहीं हो रहा मेरे पास। जो बी ऑप्शन है वो सही है। क्यों? क्योंकि देखो, इन्होंने बोला है कि +6e और -7e, ये होगा भाई नेट चार्ज। हाँ, नेट चार्ज ये होने वाला, क्योंकि नेट चार्ज 5e है। तो 6 और 6 12, -7, तो इन द एंड कितना बचने वाला भाई, प्लस का 5e बचने वाला। बहुत सारे बच्चे इसको भी क्लिक करेंगे, बट भाई ये पॉइंट्स में है। ठीक है, इंटीजर में होना चाहिए। जो क्वांटाइजेशन है वो हमें क्या बताता है कि +-n ही हो, ये n जो वो इंटीजर होता है, तो ये नहीं होगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इसका आंसर क्या हुआ आप लोगों के पास, बी आंसर इसका होने वाला है। इसका आंसर हो गया आप लोगों के पास बी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है 1 कूलम का, वो गेन करता है इतने इलेक्ट्रॉन्स को। वो इतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है बेटा जी, गेन कर रहा है। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। देखो यार, सबसे पहली बात, उसके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज कितना है, 1 कूलम का चार्ज है उसके ऊपर, है ना। ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम का एक चार्ज है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो वो कितना चार्ज आ रहा है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -n ही लिखे। एन कितने दे रखे हैं, 5 × 10⁻18। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19। 19, तो इसको सॉल्व करो तो आपके पास कितना आने वाला, 0.8 कूलम आने वाला है। ठीक है, माइनस में आएगा। और टोटल चार्ज कितना था, 1 कूलम था। तो उसमें अब कितने चार्ज आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से कितना चार्ज उसके अंदर आ रहा है, -0.8 आ रहा है। तो 1 कूलम में से माइनस करेंगे पॉइंट 0.8 कूलम को तो नेट चार्ज कितना बचने वाला है, डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही रहेगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 चार्जेस दिए हुए हैं, Q -Q Q नोट आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। देखो ये Q है, ये Q नोट और ये -Q है। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का है। ये दोनों एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ए डिस्टेंस पे, ये भी ए डिस्टेंस पे। आपको बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नोट, इसके ऊपर नेट फोर्स बतानी है। सबसे पहली बात, ये प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स इस दिशा में लग रही होगी, यस और नो। फटाफट से देखो यार, सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स देखो किस दिशा में लग रही होगी, ये वाला इसके ऊपर फोर्स इस दिशा में लगाएगा। और नेगेटिव वाला क्या करेगा भाई, क्यू नोट को खींच लेगा। क्यू नोट को क्या कर लेगा, खींच लेगा, ये इसके ऊपर फोर्स इस दिशा में लगा रहा होगा।
ठीक है। तो एक नेट फोर्स कहाँ आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी यहाँ। तो सबसे पहले आपको ये वाली फोर्स मान लो 1 लिख दूं और ये वाली फोर्स को अगर मैं F2 लिख दूं, तो पहले आपको ये दोनों फोर्स चाहिए। तो अगर मैं F1 की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे F1 की बात करूं तो वो होगा K, किस किस के बीच में यार, Q माइनस Q और Q नॉट के बीच में। तो मैग्नीट्यूड में अगर लिखूंगा तो Q इंटू Q नॉट, डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर। फिर है F2, वो किस किस के बीच में, वो भी किस किस के बीच में भाई, Q नॉट और Q के बीच में। तो यहाँ पे भी Q नॉट बाय में a स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। अब ये तो आ गई है F1 F2 की वैल्यू। अब वो बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। तो नेट फोर्स ये रही F, तो ये नेट अगर मुझे निकालना तो इनका रिजल्टेंट निकाल दूंगा ऐसे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ तो ऐसे इनको लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो भाई यहाँ पे देखो दोनों चीजें सेम है, दोनों फोर्सेस सेम है। तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आना चाहिए, Q नॉट बाय में a स्क्वायर और साथ में √2 आना चाहिए। तो यही तो है। और ये कौन से में है आपका, देखो यार, Q नॉट बाय में a स्क्वायर साथ में √2। तो आपका आंसर आ चुका है। आंसर कितना है, सी है बेटा जी। कितना है आंसर, सी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आएगा पांचवा क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, 4 ऑब्जेक्ट हैं W X Y एंड Z विद चार्जेस प्लस क्यू आर हेल्ड, मतलब W पे, X पे, Y पे और Z पे प्लस चार्ज रखा हुआ है। और ये कहाँ पे है, 4 पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड, मतलब ये कहाँ पे हैं ये पॉइंट्स, किसी एक स्क्वायर के ऊपर हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। और स्क्वायर है तो उसकी एक लेंथ दे रखी होगी, जैसे कि डायग्राम में डी दे रखा है तो सबकी डी है भाई, ठीक है। उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट एक्स एंड जेड आर ऑन द मिड पॉइंट, मतलब एक्स और जेड जो मिड पॉइंट पे है, मतलब यहाँ का डिस्टेंस इज d/2, यहाँ का डिस्टेंस इज ऑल्सो d/2, ठीक है। ओके, यहाँ का डिस्टेंस भी d/2 और यहाँ का डिस्टेंस भी d/2। अब वो बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन ऑब्जेक्ट X, मतलब W अगर किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, W अगर X के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है तो वो कितना है, F है। मतलब कि अगर मैं F लिखूं W और X के बीच का, तो वो कैसे लिखेंगे, दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, यहाँ पे भी Q यहाँ पे Q, तो इसको लिखेंगे Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर हुआ और यहाँ पे d/2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि डिस्टेंस इज d/2 W और X के बीच में। तो ये कितना बनने वाला है, F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर, नीचे हुआ d स्क्वायर, जो 2 है नीचे वो 4 होके ऊपर चला गया, यस और नो। तो ये तो W और X के बीच की फोर्स है, W एंड X के बीच की ये फोर्स रहने वाली है। अब वो बोल रहा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन Z। अब W Z के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है वो बताओ। तो अभी उसके लिए आप लोगों को ये डिस्टेंस चाहिए। तो भाई देखो चार्ज तो यहाँ पे भी है, चार्ज यहाँ पे भी है, लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा भाई, ये तो d है, ये d/2 है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो कैसे निकालेंगे, d स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, तो वो d स्क्वायर बाय में 4 बना, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 5d स्क्वायर बाय में 4 √, आ जाएगा। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, ठीक है। बट हमें स्क्वायर चाहिए तो हम r स्क्वायर करके इसको 5d स्क्वायर बाय में 4 लिख सकते हैं। तो अब उन दोनों के बीच की फोर्स लिख लो। तब उन दोनों के बीच की फोर्स क्या होगी, KQ स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q, तो Q स्क्वायर हुआ। नीचे डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, ये रहा 5d स्क्वायर, d स्क्वायर के नीचे 4 था, 4 चला गया ऊपर। अब ध्यान से देखो, ये Q स्क्वायर 4K और ये जो D है ये सब कौन है, ये पुरानी फोर्स है जिसको F से डिनोट किया हमने, ठीक है। तो ये तो F है और नीचे आ गया पहले 5, तो F/5 जो है इसका आंसर रहने वाला है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा छठा जो भी क्वेश्चन है, असर्शन रीजन आ गया है। ए नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गलत है यार, नेगेटिव चार्ज तो अपोजिट में फोर्स को फील करता है ना, तो ये असर्शन यहाँ पे गलत हुआ। ओके, तो असर्शन गलत है तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे असर्शन फॉल्स और रीजन फॉल्स वाला ही ऑप्शन है। दूसरा बोल रहा है कि ऑन ए नेगेटिव चार्ज ए फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑन ए नेगेटिव चार्ज ए फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं भाई, अपोजिट में ही होता है। अपोजिट, तो दोनों चीजें गलत है, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q। दो चार्जेस से ये बना हुआ है और इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो कितनी है भैया, कैपिटल L दे रखी है। ओके, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो कि P एंड E वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू माइनस P.E, है ना। इसको ओपन करोगे तो -PE cos थीटा, और थीटा यहाँ पे दे रखा ऑलरेडी कितना है, 0। तो ये बन गया -PE, और P को क्या लिखते हैं, P को लिखते हैं यार Q इंटू 2A से। 2A यहाँ पे कितना दे रखा है,
एल दे रखा है क्योंकि उसने खुद ही बोला लेंथ एल है। तो यहाँ पे कितना बचा, ये बना माइनस क्यू एल ई, माइनस क्यू एल ई। तो ये हो गया आप लोगों के पास आंसर और ऑप्शन होगा सी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ यार 2 सेंटीमीटर, मतलब 2a की वैल्यू आप लोगों को दे दी है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर बना लो तो 2 बाई में 100, तो ये बन गया मीटर, मतलब 2 × 10 - 2 इज मीटर हो गया ये। ओके, और यहाँ पे इन्होंने बोला है इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा की वैल्यू ये दे रहा है 30 डिग्री है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दे रहा है वो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। ओके बेटा, इफ द डाइपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू भी बता दी है कि अगर टॉर्क इतनी लग रही है न्यूटन मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो भाई टॉर्क दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एंगल दे रखा है, साथ में लेंथ दे रखी है, तो हमें क्या चाहिए, हमें क्यों निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला लगाओ, टॉर्क का फॉर्मूला इज पी ई साइन थीटा। तो पी को कैसे लिखते हैं, पी को लिखते हैं क्यू इंटू 2a से, और ई साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ से हमें क्यू चाहिए, तो क्यू कैसे निकलेगा, टाउ बाय में 2a, मतलब लेंथ हो गई, साथ में ई हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा हो गया बेटा जी। तो बस सारी वैल्यू को पुट करना, टाउ की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻³ है, साथ में 2a इज 2 × 10⁻²। ई की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁵ है, और साइन 30 हो गया, साइन 30 हो गया, 0 30, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज सिर्फ कैलकुलेट करना और आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा जी, और ये होगा हमारे पास ऑप्शन ए से। नेक्स्ट इसने क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है भाई, वो फोर्स भी फील करेगा क्योंकि उस टाइम पर नेट फोर्स 0 नहीं होगी, तो फोर्स भी फील करेगा और टॉर्क भी फील करेगा। ठीक है, तो ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क, ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क फील करने वाला है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड अपॉन, भाई फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इन दो चीजों पे ही डिपेंड कर रहा है, तो वो ऑप्शन पहला ही सही है हमारा। नेट चार्ज एनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर सॉरी आइदर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू टू क्यू एट डिस्टेंस आर इज ई, मतलब ये बोल रहा है कि एक चार्ज है 2q और एक डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है e है, ये इसने बोल दिया, मतलब e की वैल्यू ये है k इंटू में q अपॉन में r², ये बोल रहा है। अब वो बोल रहा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r विद टोटल चार्ज q एट ए डिस्टेंस r/2, एट ए डिस्टेंस r/2, और r जो है स्मॉल r वो कैपिटल R से बहुत बड़ा है, कैपिटल R से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को निकालना है भाई, अभी भी क्या हो रहा है देखो, अब जो शेल लिया है वो उसके ऊपर का चार्ज। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नया वाला के क्यू अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना r/2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा के क्यू, नीचे हो गया r², जो आया वो 4 बन गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू में 2q, साथ में k लिख दूं और नीचे r² लिख दूं, ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ऐसे लिख दूं ना। अब इसमें ये देखो, ये k 2k अपॉन r² तो पुराना e था, तो e डैश इज इक्वल टू 2e, तो हमारा आंसर आ चुका, मतलब डबल हो चुका भैया, क्या हो चुका है, ये डबल हो चुका है, यस और नो, तो सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या बोला गया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय दिस, मतलब यहाँ पे जो वी की वैल्यू है वो आप लोगों को गिवन है 3x² से, वेयर एक्स जो है वो मीटर में है और वी जो है वो वोल्ट में है। आपको बताना है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 1 मीटर 0 और 2 मीटर पे बताना, मतलब एक्स वाई जेड अलग अलग से दे रखे हैं। तो सबसे पहली बात, इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो v है वो चेंज हो रहा है x के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप फॉर्मूला लिखोगे माइनस dv/dx। ठीक है, x क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमारी इक्वेशन में x ही गिवन है, x के अकॉर्डिंग ही वो चेंज हो रहा है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे e इज इक्वल टू माइनस dv, v की वैल्यू कितनी है 3x² है बेटा जी, तो ये हो गया माइनस, पहले से था और 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 2x, मतलब e की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, e की वैल्यू इज हेयर -6x। अब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट का क्या काम है, इसमें जो x है वो कितना है 1 है, तो भैया e की वैल्यू जो है वो -6 है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -x एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -x एक्सिस, मतलब e वेक्टर जो है वो -6 i कैप आप लोग लिखोगे, मतलब x एक्सिस में है, ऊपर से माइनस का आ रहा है, तो माइनस का मतलब नेगेटिव x एक्सिस में, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आप लोगों का ए होने वाला है। अब बाकियों के लिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस इक्वेशन में ना तो y था वेरिएबल, ना ही z था, बाकी सब तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद
इक्विपोटेंशियल एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो। भाई एक लार्ज कलेक्शन है चार्जेस का और उनका जो सम है वो जीरो नहीं हो रहा है, तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ही है। किसकी तरह है भैया? पॉइंट चार्ज की तरह ही है। फॉर स्फेयर द इक्विपोटेंशियल एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्जेस जो होती है वो स्फेयर की तरह होती है। मतलब अगर एक पॉइंट चार्ज लेते हो आप लोग, देखो जैसे कि आपने ये एक पॉइंट चार्ज लिया, इससे फील्ड लाइंस क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। इससे फील्ड लाइंस क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हो। क्या बना सकते हो इस तरीके से? ये इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। किसको भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। तो यहाँ पे ये कैसे हैं? कलेक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से। मतलब उसने बोला कि बहुत सारे चार्जेस हैं, उनका सम जीरो नहीं हो रहा है, तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनने वाला है वो स्पेयर्स की तरह। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ए प्लस 3 नैनो कूलम का चार्ज है क्यू, इसको क्यू का नाम दिया गया। ठीक है, ये क्यू है जो कि है कितना? 3 नैनो कूलम। इज इनिशियली एट रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ R1। मतलब ओरिजिन से एक डिस्टेंस तुम्हें दे दिया कि R1 पे ये है, इतनी दूरी पे। ठीक है, इतनी दूरी पे ये है। इसको आप पहले बना लो मीटर में, तो 10 के नीचे 100 लगाएंगे तो ये मीटर बन गया, है ना, सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए। अब ये बोल रहा है कि फ्रॉम ए, एक मिनट रुकिएगा, एट ए डिस्टेंस ऑफ R1 सेंटीमीटर फ्रॉम ए प्लस 5 नैनो कूलम चार्ज क्यू इज फिक्स एट द ओरिजन। मतलब ओरिजन पे, मान लो ये ओरिजन है, उस पे एक +5 नैनो कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है और उससे लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कौन सा चार्ज रखा हुआ भैया? एक क्यू चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम है +3 नैनो कूलम। +3 नैनो कूलम। अब ये बोल रहा है द चार्ज क्यू इज मूव्ड अवे फ्रॉम क्यू टू ए न्यू पोजीशन। अब इसको नई पोजीशन पे लिया जाता है और नई पोजीशन जो है वो कितनी दूरी पे है? वो है 15 सेंटीमीटर। मतलब ये 10 सेंटीमीटर पे था तो ये 15 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ पे चार्ज पहुँच गया। इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड इज, वर्क डन बाय द फील्ड है तो उसी डायरेक्शन में ये इसको भेज रहा है, तो पॉजिटिव में आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। सीधा ही डब्ल्यू निकालो। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा यार? के क्यू, कैपिटल क्यू बाय में R1 होगा। स्टार्टिंग में ये वर्क होगा, माइनस करेंगे के क्यू कैपिटल क्यू R2 जिस डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं। बस सारी वैल्यूज को पुट करना है, तो वही काम किया यहाँ पे। सब वैल्यूज को यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो आंसर हमारा आने वाला है कितना? 4.5 इंटू 10⁻⁻⁻7 जूल आने वाला है बेटा जी। क्लियर है? इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय द फील्ड पूछा है तो वो पॉजिटिव है, अगर एक्सटर्नल पूछता तो नेगेटिव आ जाता है, यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ। मतलब वो बोल रहा है कि जब दो चार्ज प्लेट है, मतलब किसकी प्लेट है? कैपेसिटर की, तो एक पे प्लस चार्ज होगा, एक पे माइनस पे होगा। बीच में एक चार्ज आपने रख दिया, बीच में कोई भी एक चार्ज हमने रख दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। उसके ऊपर क्या लग रही है? एक फोर्स लग रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब प्लेट्स की बात करी जाए, पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स की बात करी जाए, तो ई जो होता है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, तो एफ क्या होगा उस टाइम पे? क्यू ई होगा। मान लेते हैं कि चार्ज यहाँ पे कितना है? क्यू ई है। ओके, अब वो बोल रहा है कि इफ इट एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ इफ वन ऑफ द प्लेट इज रिमूव्ड, अगर एक प्लेट को रिमूव कर दें, द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल बिकम, तो क्या होगा? अब मान लो आपने एक प्लेट को रिमूव कर दिया, नेगेटिव को हटा दिया, तो एक सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है वो, तो बताओ। ठीक है, और उस टाइम पे अब नई फोर्स, नया फील्ड ये हुआ, नई फोर्स लगेगी जो कि क्या होगी? क्यू इंटू नया फील्ड, तो क्यू इंटू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि भैया यहाँ पे अगर मैं देखूं पुराने वाली फोर्स जो कि कैसे है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरी पुराने वाली फोर्स है, यहाँ पे 2 पहले से ही है, तो ये एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई? एफ बाई में 2 आ गई या नहीं आ गई? फटाफट से बताओ, एफ बाई में 2 आई या नहीं आई? फटाफट से एक बार बता दीजिए सभी बच्चे। क्लियर है? ऐसे आप लोग कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, क्योंकि यार यहाँ पे जैसे ही फील्ड, मतलब एक प्लेट हटाई ना, तो फील्ड देखो कैसे हो रहा है, फील्ड चेंज हो गया ना, एक सिंगल प्लेट की वजह से। तो ये होता है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, कि अगर जब हमारे पास एक सिंगल शीट होती है जो वो चार्ज होती है तो फील्ड कितना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को दो कैपेसिटर दे रखे हैं, दोनों कैपेसिटेंस है C1 एंड C2 और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो डायग्राम बना लो, ये दो कैपेसिटर हैं भैया। ठीक है, ये दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये रहा। ठीक है, एक कैपेसिटर ये रहा, दोनों को पैरेलल में लगाया गया है। मान लो ये C1 है और ये C2 है। अब वो बोला कि इफ़ ए चार्ज Q इज गिवन टू द कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन को एक चार्ज Q दिया जाता है तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे Q1 आएगा, यहाँ पे Q2 आएगा, अलग अलग चार्ज होगा पैरेलल में।
वोल्टेज दोनों में सेम होगी क्योंकि पैरेलल में है। द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 टू द चार्ज C2 विल बी। देखो यार C होता है Q बाय में V, तो Q क्या होगा, CV होगा। अगर मान लो मुझे दोनों का रेशियो निकालना है Q1 और Q2 का, तो पहले मैं Q1 निकालूंगा। Q1 कैसे लिखेंगे, C1V। दूसरे को कैसे लिखेंगे, Q2 C2V। V से V कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, C1 बाई में C2। तो यही तो आंसर आना चाहिए, और ये हमारा ए में है। ये हमारा किस में बेटा जी, ए में है। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट आप लोगों के पास इन्होंने बोला 3 कैपेसिटर हैं, सबकी वैल्यू है 4 माइक्रोफेराड। उनको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफेराड हो जाए। भाई सबकी वैल्यू 6 माइक्रोफेराड है, सॉरी 4 माइक्रोफेराड है, 4 माइक्रोफेराड है। उनको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हमारा रिजल्ट 6 माइक्रोफेराड आ जाए। तो देखो यार, तीनों को हम ना तो सीरीज में लगा सकते, ठीक है, तीनों को ना तो हम सीरीज में लगा सकते क्योंकि 6 नहीं आने वाला, और ना ही तीनों को पैरेलल में लगा सकते क्योंकि वो तीनों को अगर पैरेलल में लगाएंगे तो 12 हो जाएगा ये। तो कुछ अलग कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा ना, मतलब कुछ को सीरीज में कुछ को पैरेलल में। अब मैं एक काम करता हूँ कि दो को सीरीज में लगा देता हूँ, दो को लगा देता हूँ सीरीज में, ठीक है, और इन दो के सीरीज में एक लगा देता हूँ इनके पैरेलल में। देखो सबकी वैल्यू 4 4 है, तो जो सीरीज में उनको कैसे सोल्व करेंगे, 4 × 4 अपॉन में 4 + 4, तो ऊपर हुआ 16, नीचे हुआ 8, तो ये बन गए आप लोगों के पास कितना, 2। अब ये जो 2 है, ये इनकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू है 2, ये कितना है 4। तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो 2 + में 4। तो मैंने क्या किया है, दो को सीरीज में लगाया, एक को पैरेलल में कर दिया, तो आप बोल सकते हो 2 ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल टू द थर्ड। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, आगे है आप लोगों के पास 48वां क्वेश्चन, मतलब 48वां नहीं, जो भी है वो देख लेना। ए वेरिएबल कैपेसिटर है जिसको कनेक्ट किया गया है 200 वोल्ट से, ठीक है, मतलब आप लोगों को V दे रखा है, 200 वोल्ट यहाँ पे है। इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम 2 माइक्रोफेराड टू दिस, मतलब अगर स्टार्टिंग में जो कैपेसिटेंस है, मतलब स्टार्टिंग मान लो कि C1 एक कैपेसिटेंस है जो कि कितनी है, 2 माइक्रोफेराड है। अब उसको चेंज कर दिया गया एक नई वैल्यू पे, इसको आप CI या C फाइनल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आप इसको X माइक्रोफेराड ऐसे बोल दो। द डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज दिस, मतलब चेंज आ गया एनर्जी में, वो आपको पता है कि 2 × 10⁻²J दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ एक्स। इसके लिए सिंपल वही डेल्टा यू का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, हाफ, देखो फॉर्मूला जो होगा यू के लिए वो होगा हाफ CV² का फॉर्मूला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे V भी दिया हुआ है और यहाँ पे साथ में आपको कैपेसिटेंस भी दी हुई है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये होगा हाफ C1V1² माइनस हाफ C2V2²। तो हाफ तो बाहर आ गया भाई, देखो यहाँ कौन है, 2 × 10⁻² है, हाफ बाहर आ गया। C1 की वैल्यू कितनी है भाई, देखो दोनों के अक्रॉस जो V की वैल्यू है वो एक तरीके से क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर है, और एक मिनट, हम इनिशियल और फाइनल की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो V की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है भाई। पहले भी V 200 था, और बाद में भी V कितना है, 200 ही रहने वाला है, बाद में भी V कितना रहने वाला भाई, 200 ही रहने वाला है। इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हैं, तो V1 एक तरीके से बाहर आ गया, ठीक है, तो V1 को बाहर लिखा तो वो 200 का स्क्वायर हो गया, अंदर रह गया C1 माइनस C2, तो ये हुआ 1/2 इंटू में 200 इंटू में 200, और ये हो गया C1 कितना भाई, 2 माइक्रो, तो 2 × 10⁻6 माइनस एक्स इंटू 10⁻6, ये हो गया। तो इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड। क्लियर है बेटा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये थे हमारे सेकंड चैप्टर के प्रीवियस ईयर MCQ। अब बारी है थर्ड चैप्टर की, तो अब करते हैं यार चैप्टर नंबर थर्ड, जो हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके प्रीवियस ईयर MCQ को करते हैं, निपटाते हैं। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस ए कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड आप लोगों को बताना है। मतलब V आप लोगों को गिवन है जो कि कितना है 200 वोल्ट, आप लोगों के पास R गिवन है जो कि कितना है 100 वोल्ट है बेटा जी, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको बताना है कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास हो रहे हैं 1 मिनट में, मतलब टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को यहाँ पे क्या निकालने नंबर्स, तो नंबर कैसे निकलेंगे यार, चार्ज निकालना होगा जो कि NE लिखा जाता है, आपको N लिखना है Q बाय में E से। अब यहाँ पे जो चार्ज है उसको कैसे लिखेंगे भाई, चार्ज जो होता है वो करंट इनटू में टाइम होता है, तो इसका मतलब इसको मैं करंट इनटू में टाइम लिखूँ, नीचे लिखूँ E। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, बट वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यार आई आप लोगों के पास कैसे निकलेगा, V/R से निकल सकता है, क्योंकि V दे रखा है 200, रेजिस्टेंस दे रखा है 100, इसका भी तो कोई यूज़ होना चाहिए, तो 2 एम्पियर आ गया करंट, साथ में टाइम 1 है, और नीचे हो गया 1.6 × 10⁻−19। बस इसको सॉल्व करिए,
10 माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये हो गया 20 बाय में 16 और ये हो गया 10⁻19। तो ये बनेगा आपका 5/4 और 5/4 को अगर सॉल्व करोगे तो 1.25 बनने वाला है। तो ये 19 प्लस का आ रहा है, तो ए आंसर होना चाहिए इसका। कितना आंसर होना चाहिए बेटा जी? ए आंसर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड की, द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, ये तो सिंपल है, कंडक्टिविटी इसको बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 10वां क्या बोल रहा है। इन्होंने बोला कि इफ एन ई टाउ एंड एम हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज गिवन बाय। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एन ई टाउ और एम के पास अपने अपने मीनिंग्स है, मतलब इनके ये कोई सिंबल नहीं है, सिर्फ इनका मीनिंग भी है। और एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, मतलब वायर देर की लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है यार? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो कैसे लिखते हैं? एम अपॉन में एन ई स्क्वेयर टाउ से। इसको यहाँ पे पुट करो तो आंसर आ गया। और ये किससे मैच कर रहा है हमारा? ये मैच कर रहा है यार बी ऑप्शन से। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए गिवन कंडक्टर इज डबल्ड। मतलब कोई कंडक्टर है उसके अक्रॉस आपने वी लगा रखा है। अब वो बोल रहा है कि उस वी को हमने डबल कर दिया। अब वी को हमने डबल कर दिया तो मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वी डी अपॉन में ई। अब वी डी क्या होता है? वी डी जो होता है वो स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय में एम होता है। तो जो नीचे ई रखा हुआ है वो इस ई से ई कट हो रहा है। तो यहाँ पे वी का तो कोई सीन ही नहीं रहा, क्योंकि अगर ई रहता तो उससे हम वी बना लेते हैं। तो भाई अगर वो वी से 2v कर रहा है तो क्या ही बात है, कोई भी बात नहीं है, वो सेम रहने वाली है। वो कैसे रहने वाले बेटा? रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इंक्रीजेज विद इंक्रीज टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ डैश। ऐसा क्या होता है भाई? देखो आपको पता है कि रो या फिर रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं, रो या फिर रेजिस्टिविटी, उसका पहले रो का फॉर्मूला देखते हैं। रो का फॉर्मूला होता है एम अपॉन में एन ई स्क्वेयर टाउ होता है। तो रो जो है वो 1/टाउ है बेटा। ऐसे ही रेजिस्टेंस भी 1/टाउ होगा, है ना। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है ना तो टाउ डिक्रीज होता है। और ये जब ये ताऊ जी डिक्रीज हो जाते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम में डिक्रीमेंट के कारण, डिक्रीज होने के कारण जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन कंडक्टर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। देखो रेजिस्टिविटी होता है एम अपॉन में एन ई स्क्वेयर टाउ, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो लेंथ जो है डायमेंशन है, एरिया जो है डायमेंशन है, शेप जो है वो भी उसकी डायमेंशन में ही आ रहा है एक तरीके से, बट इन पर डिपेंड नहीं करता। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा भाई, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके हिसाब से आपका टाउ चेंज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज तो टाउ डिक्रीज तो आर इंक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है? कि टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, उससे रेजिस्टिविटी क्या हुई या रेजिस्टेंस क्या हुआ भैया? डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये किसके केस में होता है? सेमीकंडक्टर के केस में होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय 220 वोल्ट 100 वोट बल्ब। देखो इन्होंने बोला कि आप लोगों के पास एक बल्ब है जिसके ऊपर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है। अगर हम इसको रन करें कितने के ऊपर? 110 वोल्ट के ऊपर इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पे कितनी पावर कंज्यूम हो रही है? सबसे पहली बात, जो रेटिंग लिखी हुई है भाई साहब, देखो जब भी पावर कंज्यूम हो रही है ना तो आपको निकालना होता है पहले, सबसे पहले रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है। किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा जी? रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ वो लिखा हुआ है 100 वोट और वोल्टेज लिखी हुई है 220 वोल्ट। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस क्या होगा? वी स्क्वेयर बाय में पी होगा, क्योंकि यार पी क्या होता है? वी आई होता है ना। पी क्या होता है? वी आई होता है। अब यहाँ से आप आई को भी लिख सकते हो। आई क्या होगा? वी बाय में आर होगा। तो ये क्या बन गया? वी स्क्वेयर बाय में पी बन गया। तो यहाँ पे वी का स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर करो, 2 बार लिख दिया। पी कितना है? 100 है। तो ये से कट, ये से कट, ये से कट, ये से कट, तो आपके पास आएगा 484, क्योंकि 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो 484 आएगा। और ये ओम्स में आ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस है। अब वो बोला कि आपको पावर कंज्यूम निकालनी है, तो पावर कंज्यूम कैसे निकालेंगे? तो पी क्या होगा? वी स्क्वेयर बाय में आर कर दें। वी स्क्वेयर बाय में आर कर दें। वी ऑलरेडी गिवन है कि अगर वो कितने पे चले, अब 110 पे चले, तो 110 पे अगर वो चलता है तो भाई कर दो, फिर तो आसान है, हो जाएगा। तो 25 वोल्ट इसका आंसर आने वाला है। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चंस को कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास
नया बोला जा रहा है क्वेश्चन कि 2 रजिस्टर हैं R1 एंड R2 जिसके वैल्यू जो है वो 4 ओम और 6 ओम है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये रहा जिसका नाम है R1 और R1 की वैल्यू कितनी है 4 ओम है। दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा जिसकी वैल्यू कितनी है, नाम है R2 और वैल्यू है 6 ओम। दोनों को पैरेलल में लगाया गया है। द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन P1 एंड P2 विल बी। सबसे पहली बात, पैरेलल में है तो V और V सेम रहने वाला है यहाँ पे। अभी हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, पावर का निकाल रहे हैं कि पावर कितनी जो है कंज्यूम हो रही है, उनका रेशियो निकालो। P1 में कितनी है, P2 में कितनी है। देखो पावर का फॉर्मूला इज V स्क्वायर बाय में R। इस फॉर्म में फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यार पैरेलल में V सेम रहेगा तो V को यहाँ पे हम जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे R गिवन है तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर वाले फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R1 और P2 अगर लिखूंगा तो वो होगा V स्क्वायर बाय में R2। दोनों को डिवाइड कर दो P1 बाय में P2 तो ये बनेगा V स्क्वायर बाय में R1, ये बनेगा V स्क्वायर बाय में R2। तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया तो R2 बाय में R1 आप लोगों के पास आ गया। अब R2 कितना है 6, जो आपका R1 है वो कितना है 4, तो ये 3 बाय में 2 बन जाएगा। आंसर आ गया। ठीक है बेटा। किरचॉफ फर्स्ट रूल एट जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ तो भाई चार्ज के साथ ही डील करता है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3। इसके ऊपर जो एमसीक्यू पिछले 10 साल में पूछा वो मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब बारी है हमारे चैप्टर नंबर 4 की बेटा जी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को भी, हमारे चैप्टर नंबर 4 की। और इसमें हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है स्ट्रेट कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ एल है और मास इसका जो है वो स्मॉल एम है, इज सस्पेंडेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय ए पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी। मतलब इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे लटकाया जाता है स्ट्रिंग्स की हेल्प से। ओके, टू रिमूव द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब जब यार इसको अगर स्ट्रिंग से लटकाया गया है, मान लो ये एक रोड है, इसको अगर मैं स्ट्रिंग से लटका रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो इनमें टेंशन है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे टेंशन को खत्म करना है, तो टेंशन को खत्म करने के लिए क्या होना चाहिए भाई। देखो इसके ऊपर जो फोर्स होगी वो नीचे लगेगी, इसकी फोर्स mg, वेट इसका नीचे की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ये अब बोल रहा है कि ये कैसा वायर है, ये एक स्ट्रेट रोड है और इसकी लेंथ l है, मास m है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो गया है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक फोर्स ऊपर की तरफ होनी चाहिए, है ना। लगेगी या नहीं लगेगी भैया, तो ऐसे लगानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू होने चाहिए इस फोर्स के बराबर। तो मैग्नेटिक फोर्स वैसे होती है आई एल बी साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे एम जी। मैक्सिमम फोर्स कब लग सकती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 होती है, और हमें मैक्सिमम फोर्स ही चाहिए तभी तो इसको बैलेंस कर पा रहे हैं। तो आई एल बी इज इक्वल टू हो गया एम जी। तो अब ये बोल रहा है टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, करंट की वैल्यू बतानी थी, तो एम जी बाई में एल बी होने वाला है और ये हमारा सी ऑप्शन होगा। क्लियर है बेटा, एम जी बाई में एल बी। नेक्स्ट है एक करंट कैरिंग वायर कैप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स व्हेन। भाई करंट कैरिंग वायर है तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होगा। और ये मैक्सिमम कब होगी भाई, मैक्सिमम फोर्स कब फील करेगी, इन्होंने पूछा ना कि ये विल एक्सपीरियंस है मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कब फील करती है, मैक्सिमम फोर्स जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि साइन 90 अगर 1 होगा तभी तो मैक्सिमम होगी ना फोर्स, तभी तो मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही है बेटा जी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद अनदर चार्ज एट द सेंटर। मतलब एक चार्ज है जो कि घूम रहा है और उस चार्ज की वैल्यू कितनी है भैया, वो है माइनस क्यू, और सेंटर पे भी एक चार्ज है प्लस क्यू, और ये एक सर्कल बना रहा है और जिसका रेडियस कितना है आर है। तो ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ आर आप लोगों को बता दो। भाई ये चार्ज घूम रहे हैं, मतलब चार्ज घूम रहा है दूसरे चार्ज के चारों ओर, तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रही है, हाँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे एम वी स्क्वेयर बाई में आर। दूसरा यहाँ पे कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ये एम वी स्क्वेयर बाई में आर हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है बेटा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखते हैं, के की वैल्यू क्या होती है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज क्या है क्यू, दूसरा क्या है माइनस क्यू, बट मैग्नीट्यूड यूज करेंगे तो क्यू स्क्वेयर बाय में आर का स्क्वेयर। तो अभी पूछा क्या है, आर की वैल्यू पूछी है तुमसे, तो ये आर इससे कट हो गया, है ना। तो आर अगर मुझे निकालना तो ये बनेगा क्यू स्क्वेयर, नीचे होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी का स्क्वेयर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम लिख दो इसको, और इसको लिख दो क्यू बाय में वी का होल स्क्वेयर कर दो। तो ये आर की वैल्यू आ गई। तो ये किससे मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है या नहीं, देखो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम
ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m ये रहा, साथ में q/v का स्क्वायर हो रहा है। मैंने आप लोगों के लिए हेल्प के लिए आंसर भी लगा रखे हैं, ताकि आप लोगों को अगर हेल्प जरूरत पड़े कि हाँ भाई मुझे तो बुक आंसर चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बट इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब जो भी नंबर है, ये बोलता है कि एक चार्ज पार्टिकल है आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। ये बोल रहा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिसको एक्सेलरेट किया जाता है एक वोल्टेज v से, पोटेंशियल डिफरेंस v से, एंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या क्या करने लग जाता है, सर्कल में घूमने लग जाता है। और सर्कल सर्कल का जो रेडियस है बेटा जी वो आर है। सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं वी को डबल कर दूं तो रेडियस ऑफ द सर्कल जो होगा वो कैसा बनेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगी क्यू वी बी, मैक्सिमम फोर्स तो यही लगेगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो क्या कर रहा है भाई, घूम रहा है सर्कल में। तो वी से वी कटा, तो आपके पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है, जो कि एम वी बाई में क्यू बी है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि वी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काइनेटिक एनर्जी को यूज करना पड़ेगा हमें। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होगी हाफ एम वी स्क्वेयर। बट फिर भी अभी हमें वी नहीं मिल रहा है, पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चार्ज और वी से। चार्ज और वी से इतना काम करना पड़ रहा है ना। चलो जी, तो हाफ एम वी स्क्वेयर दिस हुआ या नहीं हुआ। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल वी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये बन गया 2q कैपिटल वी, नीचे आ गया m, और ये हो गया आप लोगों के पास स्मॉल वी की वैल्यू। अब इस स्मॉल वी को मैंने पुट कर दिया भाई यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो आर की जो वैल्यू है वो क्या बन गई, m बाय में क्यू बी था, और यहाँ पे हो गया 2q कैपिटल वी बाय में m। अगर मैं m को अंदर लेके जा रहा हूँ अंडर रूट में, तो m स्क्वेयर अंदर जाएगा। अगर मैं q और b को अंदर लेके जा रहा हूँ तो q स्क्वेयर b स्क्वेयर जाएंगे, है ना। तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू कितना, 2q v बाय m। यहाँ पे ये हो गया m स्क्वेयर, ये हो गया q स्क्वेयर b स्क्वेयर। तो q से ये q कैंसिल, m से ये कैंसिल, तो आपके पास r की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है भैया, वो आ रही है 2m कैपिटल V, नीचे आ रही है क्यू बी स्क्वेयर। यही आ रही है। अब वो अब वो पूछ रहा है कि रेडियस जो होगा वो कैसा बन जाएगा। ये नया रेडियस हमने निकाला ना। पहले रेडियस कितना है, पहले रेडियस अभी कितना है बेटा जी आप लोगों के पास, पहले रेडियस अभी आप लोगों के पास ये है भैया। नहीं, एक मिनट, पहले तो रेडियस ये है ना, एम वी बाय क्यू बी, यही है पहले तो रेडियस, एम वी बाय क्यू बी। तो अभी हमारे पास कितना होना चाहिए। अच्छा, ये तो अभी एक सिंगल कंडीशन के लिए आया कि आर की वैल्यू आ चुकी है जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को ये रखा है 2m कैपिटल बी वी क्यू बी का स्क्वायर है। अब वो बोले कि अगर मैं v को डबल कर दूं, v को अगर डबल कर दूं तो क्या होगा, नया रेडियस यहाँ पे होगा 2m इंटू 2v, और ये हो जाएगा क्यू बी स्क्वायर वही का वही। अब ध्यान से देखना कि नया रेडियस क्या हुआ भाई, इसको मैं अंडर रूट 2 इंटू में ऐसे लिख दूं कि 2m v बाय में क्यू बी स्क्वायर लिख दूं। तो ये कौन है भाई, ये पुराना ही तो रेडियस है। तो ये हो गया अंडर रूट 2, साथ में हो गया आर, तो मेरा आंसर भी आ चुका भैया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना था बेटा जी। ओके, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से बेस्ड है। तो ये सारी कैलकुलेशन मैं वहाँ पे नहीं समझाऊंगा तुम लोगों को, ऐसे वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है टू पार्टिकल हैं जिनके मासेस हैं m1 एंड m2 हैव इक्वल चार्जेस, दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v। वो रेस्ट से उनको एक्सेलरेट किया जाता है, दोनों के पास इक्वल चार्ज है। then enter in a region of uniform magnetic field if they describe circular path of radii r1 and r2। मतलब अगर वो घूमे सर्कल में तो उनके पास जो रेडियस है वो r1 और r2 रहने वाला है रिस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 आप लोगों को निकालना। तो भाई ध्यान से देखो, r हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एम वी बाय में क्यू बी था, लास्ट स्लाइड के ऊपर ही निकाल चुके हैं। ठीक है, और v की वैल्यू भी ऑलरेडी हमने निकाली थी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2k बाय में m अंडर रूट हो जाएगा ये v की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे m बाय क्यू बी अगर लिखूँ तो यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी 2k बाय में m। अगर मैं यहाँ पे m को अंदर ले जा रहा हूँ रूट के, देखो ये है 2k m पहले से पड़ा हुआ है, अगर मैं m को अंदर ले जा रहा हूँ तो m स्क्वेयर हुआ, नीचे हुआ क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तो ये m से ये कट गया, तो ऊपर हो गया आप लोगों के पास 2k m बाय में क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर हो गया। यस और नो, फटाफट से एक बार बताइए। ठीक है, फटाफट से एक बार बताइए जल्दी से सभी बच्चे।
इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसको बाहर भी रख सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी। अब यहाँ पे यार बी भी कांस्टेंट है, बी भी क्या है, कांस्टेंट है। देखो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर को अंदर ले जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो किसी से कट नहीं रहे, तो उनको बाहर रखना चाहते हो तो बाहर भी रख सकते हो। अब बी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि चार्ज उन्होंने सेम बोला। हाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला है तो भाई बी कांस्टेंट है। चार्ज उन्होंने खुद सेम बोल दिया तो वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। और मास उनके अलग अलग हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक मिनट रुकिएगा। दे हैव एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस भी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से किया जाता है भैया, है ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से किया जाता है। तो के को भी हम क्या लिख सकते हैं कि के भी एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है कि आर जो है वो अंडर रूट में एम आ गया है, एक तरीके से प्रोपोर्शनल, मतलब आर स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू एम। मतलब एम वन अगर मुझे निकालना है तो वो आर वन का स्क्वायर होगा, एम टू अगर मुझे निकालना है तो वो आर टू का स्क्वायर होगा। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो भैया, ठीक है। क्योंकि आपने क्या पूछा है, आपने रेशो पूछा है, आपने क्या पूछा है, उसका रेशो पूछा है। समझ आई इतनी बातें, यस और नो? ठीक है, तो क्या था ये, टू पार्टिकल थे जिसके मासेस थे m1 एंड m2 भाई साहब, हैव इक्वल चार्जेस, दे हैव एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यार काइनेटिक एनर्जी ईवी से भी तो लिखते हैं, तो चार्ज सेम है, सेम वी से उनको एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहने वाली है, तो इसलिए वो कांस्टेंट थी, ठीक है। तो आंसर आ गया कितना भैया, सी। क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या क्या बोला गया है, टू हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर कैरिंग करंट आई इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे ये वायर्स दिखाई गई हैं, दोनों के अंदर करंट जो है सेम डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ भी मान लो आप, कुछ नहीं, इन्होंने आर दिया हो तो आर मान लो। अब वो बोल रहा है कि द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। देखो यार मिडवे इनके बीच में निकालना है, मतलब आर बाई टू पे निकालना, पहले से आर बाई टू, दूसरे से आर बाई टू पे निकालना। अब ध्यान से सुनना सभी, सिंगल कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नोट आई अपॉन में टू पाई आर होगी। अब यहाँ पे म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर को आप इस तरीके से भी बना के लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ऊपर टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे टू, बट इसकी जरूरत नहीं है, हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कई बुक में देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज़ कर रखा है, अब ये यूज़ ना करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज़ करिए, और जो वैल्यूज उनको पुट करिए आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला ये आने वाला है। मतलब देखो बी की वैल्यू हमें पता है कि म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई आर होगा। अब आर की वैल्यू कितनी है भैया, म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई आर बाय में टू होगा, तो ये टू यहाँ से कट हो गया तो पाई आर बन गया, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, सीधा फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, भाई इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है, सीधे वो चीज़ों को समझो। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमें यूज़ करना, स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला ये होता है, तो आप आर वैल्यू रख लो तो बी वन की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप बी टू निकालोगे, बी टू का फॉर्मूला पता है ना भाई, सेम फॉर्मूला है बी टू की जगह। अब क्या होगा, म्यू नॉट आई, दोनों में करंट तो सेम ही है, म्यू नॉट आर, आर बाई टू, टू से टू कटेगा तो इसकी वैल्यू भी सेम आ गई, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। अब इन दोनों को देखना है कि भाई ये माइनस होंगे या प्लस होंगे। भाई फर्स्ट वायर की वजह से अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, अपना राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, तो यहाँ पे फील्ड क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, यहाँ पे फील्ड क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ ऐसे क्रॉस यहाँ पे हो रहा है। सिमिलरली अगर इसमें देखूं, इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें भी करंट क्या होगा, अंदर की तरफ जा रहा है भैया, इसमें भी करंट क्या होगा, अंदर की तरफ जा रहा है। तो दोनों करंट क्या होंगे, मतलब दोनों फील्ड क्या होंगे, अगर मैंने करंट बोला तो भाई फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों फील्ड ऐड होंगे, तो दोनों फील्ड को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला ये आता है, और ये किसी से भी मैच नहीं कर रहा भाई, ये किसी से भी मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हेयर नो ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, और इसके लिए इस तरीके के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायर है जिसके अंदर करंट कितना, 10 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो कर रहा है इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर केप्ट एट केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे इसको रखा हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ड्यू नॉर्थ। भाई नॉर्थ की तरफ आप लोगों को निकालना है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। भाई सबसे पहली बात, आर को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ तो मीटर बना लो, 10 के नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है, तो ये कितना बना, 0.1 मीटर बन गया, कितना बन गया, 0.1 मीटर। क्लियर है बेटा? ठीक है, या 10/100 यूज़ कर लेना, आप लोगों की मर्जी है। दूसरा देखो, अब दूसरा यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है कि स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड यार बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई, जितने डिस्टेंस पे बोला वो लगा दो। तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 - 7, आई कितना है भाई 10 एम्पियर है, टू पाई, आर की वैल्यू कितनी है 10/100, 100 चला गया ऊपर,
10 से 10 कैंसिल, 2 पाई से ये 2 पाई, तो 2 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है। अब ड्यू नॉर्थ बोल रहा है, नॉर्थ कहाँ होगा, इधर। तो ये फील्ड कैसे जा रहा है, मतलब करंट कैसे जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ अंगूठा करो, फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल टेबल पे है तो फील्ड नीचे है, तो नीचे का मतलब डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ये जा रहा है। नेक्स्ट, तो ये हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज B1। मतलब एक आपके पास लूप है जिसका रेडियस आर है, उसकी वजह से जो फील्ड B1 है और उसके सेंटर पे वो कितना होगा, B1 जो होगा वो होगा म्यू नॉट I अपॉन में 2R होगा, ये होगा भैया। ठीक है, अब वो बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज B2। मतलब जो B2 है वो एक्सिस पे फील्ड है, अब सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, आर पे। मतलब पहले हम सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन में 2 x² प्लस में R² 3/2 में लिख लूँ। अब वो बोल रहा है कि कितने डिस्टेंस पे, भाई आर डिस्टेंस पे, मतलब एक्स को भी आर ही पुट करना है यहाँ पे। तो जब एक्स को आप आर पुट करोगे तो आपके पास जो B2 की वैल्यू आने वाली है वो ये आने वाली है बेटा, B2 की जो वैल्यू आने वाली है वो ये आने वाली है। अब आपके पास ये रहा B1, ये रहा आप लोगों के पास B2, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, B1 बाय में B2 कर दो, तो B1 की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट आई बाय में 2R है, और B2 की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट आई अपॉन में जो 4√2 है वो ऊपर चला गया, साथ में आर, आर से आर कैंसिल, 2 ने इसको कट किया, म्यू नॉट आई ने म्यू नॉट आई को कट किया, तो 2√2 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, वो डिस्टेंस जो है वो एक्स जो होता है उसको आर बोल रहा है, बस उसको सॉल्व करना है। उसके बाद तो सिंपल है भाई, ये 2R होगा, 2R के ऊपर अंडर रूट, उसके ऊपर जो पावर है 3/2 है, तो अलग अलग ओपन कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला। तो इन दोनों को अब डिवाइड करना था, क्या ही था, बड़ा सिंपल था ये तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास कि एक करंट आई है, ए करंट आई फ्लो थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विच इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इन द मिडल एज शोन इन फिगर। मतलब ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है ऐसे, ये मिडल से कुछ ऐसा सर्कल फॉर्म में बना दिया गया और ऐसे ये बन रहा है, मतलब करंट इसमें ऐसे चल रहा है, करंट यहाँ तक जा रहा है, फिर ये ऐसे होके ऐसे करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसका जो सर्कल है उसका रेडियस है कैपिटल आर इन मिडल एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ओ, इस पॉइंट पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। सबसे पहली बात कि भाई यहाँ से यहाँ ये कितना डिस्टेंस है, आर, इसकी वजह से अगर फील्ड बताऊंगा तब भी डिस्टेंस में आर ही लूंगा। ओके, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, एक स्ट्रेट कंडक्टर वाला और एक इसके सेंटर पे, कोयल के सेंटर पे। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो फील्ड होता है उसको मैंने लिखा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। ठीक है, B2 जो कि कॉयल की वजह से है, वो होगा सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। करंट दोनों में सेम ही तो जा रहा है, वही करंट ऐसे घूम के जा रहा है भैया। अब मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों फील्ड कैसे होंगे, माइनस होंगे या प्लस होंगे। देखो यार, एक सिंपल सा फंडा है, अगर मैं स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से देख रहा हूँ तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से अंगूठा करंट की डायरेक्शन में करूंगा, फिंगर्स को घुमाऊंगा, तो फिंगर्स बाहर आ रही हैं तो वो डॉट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे लूप की वजह से देखूँ फील्ड की डायरेक्शन, तो वो उसके अंदर जा रही है, तो दोनों अपोजिट में है, दोनों अपोजिट में, लूप की वजह से नीचे जा रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से ऊपर आ रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, है ना, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से ऊपर आ रहा है। अब हमें ये तो पता है माइनस करना, बट किसको किस में से माइनस करना है। देखो यार, यहाँ पे है ये 2R और यहाँ पे है 2πr, यहाँ पे है 2πr, यहाँ पे है 2R। ठीक है, 2R का मतलब है कि ये सिर्फ 2R है, और ये कितना है, ये 6 कुछ आ रहा है, मतलब ये छोटा है भाई, ये बड़ा है, क्योंकि नीचे नंबर यहाँ पे छोटा है यहाँ पे बड़ा है। तो B2 माइनस B1 करेंगे, B2 माइनस B1 करेंगे और हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्यूशन हो जाने वाला, और आंसर आ गया आप लोगों के पास। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, टू लॉन्ग पैरेलल वायर हैं जिनको रखा गया है केप्ट 2 मीटर अपार्ट, कैरी 3 एम्पियर करंट ईच। दोनों में जो करंट है वो 3 एम्पियर का है, और दोनों को 2 मीटर की दूरी पे रखा गया जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद बोला है द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वन वायर ड्यू टू द अदर। सबसे पहली बात, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो किसी की भी वजह से अगर मैं हम फोर्स को पूछेंगे तो वो एक दूसरे को खींच रही होंगी कि भाई तू इधर आ, तू इधर आ, तो फोर्स इज अट्रैक्टिव। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई 1I2 बाई में 2πd होता है बेटा। क्लियर है, तो बस सारी वैल्यूज हैं आप लोगों के पास। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4π×10⁻⁷। I1 I2 की वैल्यू कितनी है, 3 और 3 है। 2π एक वैल्यू है, रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर से कट हो जाएगी, और डी कितना है, 2 मीटर है, तो रखो।
आंसर आ जाएगा। अब ये कैसी है, अट्रैक्टिव, तो ये भैया अट्रैक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, क्या होने वाला भैया, अट्रैक्टिव होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा आप लोगों के पास, नेक्स्ट है टू वायर्स है कैरिंग करंट I1 एंड I2 लाई वन स्लाइटली अबव द अदर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर। मतलब यहाँ पे एक वायर इधर जा रही है और इसके ऊपर एक इधर जा रही है, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे। अब ये बोल रहा है कि द रीजन ऑफ वर्टिकल अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। पहले देखो अपवर्ड फील्ड कौन से में है भाई। अगर मैं I1 को देखूं तो I1 में क्या करूंगा, करंट की डायरेक्शन में अपनी अंगूठा लगाऊंगा, फिंगर्स को बाहर लूंगा, तो यहाँ से क्या होगा, फील्ड बाहर आ रहा होगा तो डॉट लगा दूंगा, यहाँ से भी बाहर आ रहा होगा तो डॉट लगा दूंगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, अंदर जा रहा होगा फील्ड I1 की वजह से, यहाँ पे भी अंदर जा रहा होगा फील्ड I1 की वजह से। अब मैं I2 की वजह से देखूंगा तो I2 की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फील्ड बाहर आएगा, अंगूठा I2 की डायरेक्शन में करूंगा और फिंगर्स को घुमाऊंगा तो I2 बाहर, यहाँ से ये बाहर। ठीक है, यहाँ पे अंदर जा रही होंगी और यहाँ पे अंदर जा रही होंगी, तो ये और ये तो भाई एक दूसरे के कैंसिल कर रही है। ये दोनों क्या है, बाहर आ रही हैं, ऊपर की तरफ है, और ये दोनों नीचे जा रही हैं। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में वो तो कम है क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकते। दूसरी बात भाई, ये स्ट्रॉन्गेस्ट अपवर्ड पूछ रहा है, ये नीचे जा रहा है सेम डायरेक्शन में बट डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड कौन सा हुआ, सेकंड वाला हुआ। अपवर्ड कौन सा हुआ बेटा जी, सेकंड वाला हुआ हमारे पास। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोला जा रहा है टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, द फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम है जैसे हम पहले निकाल के आए हैं। फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। तो ये बिल्कुल सेम है, इसकी तरह ही है बेटा जी। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी है तो एक बार देख लेना, आंसर ऑलरेडी आप लोगों को मेंशन कर दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट है असर्शन रीजन है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि असर्शन में बोला है द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज जीरो व्हेन इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, एम का फॉर्मूला होता है NIAB, हो गया ना, ये साइन थीटा मतलब आई ए होता है वैसे तो ये टोटल ऐसे हुआ। तो इसका मतलब ये है कि भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए वो एक दूसरे के। तो इन्होंने क्या बोला है, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज जीरो। जीरो कब होगी, व्हेन इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, क्योंकि मान लो कोई एक लूप है, करंट लूप है, मान लो ये करंट लूप है, इसका प्लेन बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा हो रहा है जीरो। थीटा कितना हो रहा है भैया, 0 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब उस टाइम पे टाउ जीरो हो रहा है, तो ये असर्शन बिल्कुल सही बोला इसने। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट थोड़ा था भाई, क्रॉस प्रोडक्ट होता, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर कौन सा है, ए इज जो है वो ट्रू है और बी रीजन जो है वो फॉल्स है, तो आपके पास आंसर सी होने वाला है। नेक्स्ट, व्हेन रेडियस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप इज डबल्ड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम 4 टाइम्स। ध्यान ध्यान से देखना है, इन्होंने बोला है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग लूप का रेडियस डबल कर दें तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 4 टाइम्स हो जाता है। सबसे पहले यार मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे लिखते हैं, MI से, MIA से, ए इज द एरिया, लूप है, कैसा लूप है यहाँ पे, करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, और रेडियस की बात कर रहा है तो सर्कुलर होगा, तो हमने इसको पाई आर स्क्वायर से लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब वो बोले कि आर को अगर मैं 2R कर दूँ, तो आर को अगर 2R करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4R² हो जाएगा, तो 4 आ गया बाहर, ये कितना होगा भाई, I πr²। तो ये I πr² कौन है, M है, तो M क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है, असर्शन अपनी जगह सही है। अब उसने बोला है कि द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लूप। अब ये जो यहाँ पे ये काम हुआ है तभी हुआ ना जब एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया को कैसे लिखते हैं, πr² से, तो बी भी सही है और बी ही उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। भाई ए में जो हमने आंसर निकाला है वही तो बी में बोला गया है, तो ए और आर दोनों सही है और रीजन जो है वो सेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर ए होने वाला है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन। सिंपल सी बात है यार, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो NIA होती है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करेगी, करंट पे भी डिपेंड करेगी, तो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी, तो आंसर हमारे पास डी होने वाला है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आता है बेटा, नेक्स्ट आता है इन एन एमीटर इज सॉरी इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर। सबसे पहली बात, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को नोट करता है और वोल्टेज मतलब वोल्टेज ड्रॉप काउंट करता है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब वो बोले कि वोल्ट मीटर को हटा के हम वो अगर एमीटर यूज़ करें, मतलब एमीटर वो काम करे अब वोल्ट मीटर का, अब एमीटर क्या करेगा, वो काम करेगा कौन सा, वोल्ट को नोट करने का, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करने का, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाएंगे।
क्योंकि एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो उसको अगर हाई रेजिस्टेंस देंगे तो वो सीरीज में ही लगाना पड़ेगा ना भाई रेजिस्टेंस, तभी तो वो वोल्टेज ड्रॉप को काउंट कर पाएगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन जो है वो डी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। देखो हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगा एमीटर का तो करंट ज़्यादा अच्छे से वो नोट कर पाएगा, हाई उसकी रेंज होगी। ठीक है, अब वो बोला टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर एडिशनल शंट इज एडिड इन सीरीज, सीरीज में नहीं भाई पैरेलल में होता है, तो ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये सही है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो अभी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म मैटर के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। इससे पहले ऑलरेडी हम 4 चैप्टर के कर चुके हैं और अब बारी है 5वें चैप्टर के एमसीक्यू की बेटा जी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है यार इसमें, ए बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम, इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो एम है और बी है उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री पे है। यही है, क्योंकि वो बोल रहा है कि बी के साथ भाई कौन पड़ा है यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू, मतलब इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म बी, मतलब एम और बी जो है वो पैरेलल में है, ये इसने बोल दिया है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एंड द फोर्स क्या होने वाला है। देखो यार सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो टॉर्क लगती है वो टॉर्क क्या होगी, एम बी साइन थीटा होने वाली है, और साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, 0 होने वाली है। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में बी जा रहा है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे कौन है, यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो ये इस साइड फोर्स को फील करेगा और ये इस साइड फोर्स को फील करेगा, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो कितनी होने वाली है, 0, तो इसका मतलब जो दोनों चीज़ें हैं टॉर्क और फोर्स वो 0 होने वाला है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। भैया देखो मैग्नेटिक फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दे किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाता है, उस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन मिल जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा करेक्ट रहने वाला, द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, भाई वो तो बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, भाई एंड नहीं होती है वो अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ चलती हैं। ठीक है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये भी गलत है, तो सी ही सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट असर्शन रीजन है, द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेट। सही बात है भाई, सेपरेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं सेपरेट कर सकते, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रीजन में भी यही दिया, तो ए और आर दोनों सही हैं, और रीज़न ही तो भाई इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब जो पोल्स हैं वो क्यों नहीं अलग कर सकते, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो दैट्स वाई हम इसको बोल सकते हैं कि ए तो सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न ही उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होने वाला है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स परमेबिलिटी लेस देन द फ्री स्पेस, लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस, भाई लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस वो कौन सा हो सकता है इनमें से, तो ये जो है कॉपर रहने वाला है। ओके, बाकी सबकी नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलेटिव परमेबिलिटी बिटवीन 0 एंड एम, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस, हाँ ठीक है कॉपर का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1, तो वो वाटर का रहेगा बेटा जी। अबव क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जो फेरो है वो क्या बनना शुरू हो जाता है, वो पैरामैग्नेटिक बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अबव क्यूरी टेम्परेचर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो अब करते हैं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो पहला क्या कहता है क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप ए बी सी इज, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक कंडक्टर दे रखा है जिसमें से करंट ऐसे जा रहा है और साथ में एक लूप रख दिया है। अब देखो यार यहाँ पे अगर ये करंट कांस्टेंट होगा तो इसमें कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, अब या तो ये करंट इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर ये करंट डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो आप दोनों के लिए ही ट्राई करोगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पता नहीं होगा कि इंक्रीजिंग के हिसाब से है या डिक्रीजिंग के हिसाब से, तो मैंने ये क्वेश्चन करके देख लिया खुद से ही, तो इसलिए हम देखो अगर करंट को क्या माने, इंक्रीजिंग अगर माने, तो इंक्रीजिंग है तो उसकी वजह से क्या बनेगा यार, फील्ड बनेगा, और फील्ड बनेगा वो कैसा है, चेंजिंग है, और वो जो फील्ड है वो फील्ड लाइंस हैं वो किसके साथ अटैच हो रही हैं, वो लूप के साथ अटैच हो रही है, मतलब लूप के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो चेंज हो रहा है, इतना तो समझ में आया। अब सबसे पहले देखो करंट इंक्रीजिंग है तो जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो इंक्रीजिंग ही होगा। सबसे पहले इस लूप के लिए जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसकी डायरेक्शन देखो, अंगूठा अपना करंट की डायरेक्शन में करो, फिंगर्स आपकी तरफ आ रही है, तो यहाँ से ये डॉट है बाहर की तरफ आ रहा है,
तो यहाँ पे फील्ड लाइंस फ्लक्स जो है वो इंक्रीजिंग है, किसके साथ? लूप के साथ बेटा जी, ठीक है, किसके साथ है? लूप के साथ इंक्रीजिंग है, उसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज कैसे करेंगे? आपकी तरफ फ्लक्स आ रहा है तो अंगूठा उसकी अपोजिट करिए और फिंगर को घुमा दो, तो इस तरीके से होगा, तो ये ए बी सी बनेगा, ठीक है। तो अलोंग ए बी सी इफ आई इंक्रीज, अगर आप डिक्रीज के लिए करते हो तो आंसर इनमें से किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो यही कर रहा था इंक्रीजिंग के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, ए स्क्वेयर शेप्ड कॉइल है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें? 100 नंबर ऑफ टर्न्स है। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग दिस रेट, द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहली बात कि भाई ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस डी फाई बाई में डी टी होगा। और फाई को कैसे लिखते हैं? एन बी ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा जी? एन बी ए से, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स को भी इंक्लूड करेंगे। इन्होंने बोला है कि वो परपेंडिकुलर रखी हुई है, तो जब हम फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कर रहे हैं तो उसमें बी ए कोस थीटा बनेगा और थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि ए के परपेंडिकुलर है, तो ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है वहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए 0, cos 0 is 1, तो सिर्फ बी ए यूज़ कर रहे हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे क्या चीज़ उसने खुद बोली है कि चेंज हो रही है भैया? फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो एन कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, फील्ड चेंज हो रहा है। तो सबकी वैल्यू है हमारे पास, एन की वैल्यू भी है 100, ए की वैल्यू भी है, कहाँ दे रखी है? ये दे रखी, साइड्स दे रखी हैं। साइड्स का मतलब है कि 10 × 10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर बनाना है तो नीचे 10,000 से डिवाइड कर देंगे, नीचे 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो ए की वैल्यू भी पता है, डी वी बाई डी टी की वैल्यू पता है, सिर्फ कैलकुलेट करना, 1 वोल्ट जो है हमारा आंसर आने वाला है। 1 वोल्ट आएगा ना, तो अच्छा ये तो 0.01 है, तो 1 वोल्ट तो ये वाला है, ठीक है। और 2023 में आया और ये भी 2023 में आया, ज़्यादा मतलब पुराना क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन? नेक्स्ट कहता है कि एक कॉइल है जिसका एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ए दे रखा है आप लोगों को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके नीचे हम क्या करेंगे? 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास कितना? 10 - 2 मीटर स्क्वायर बन गया। अब वो बोल रहे हैं कि इज केप्ट एट एन एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, इसको 30 डिग्री जो है लगाया जाता, रखा जाता है, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई, मतलब थीटा यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री है बेटा। उसके बाद बोला है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रहा है उस टाइम पे। मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली कितना है? 10 - 1 टेस्ला है। द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू जीरो, भाई मैग्नेटिक फील्ड फाइनल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कितनी देर में होता है? टाइम भी दे दिया उसने भाई साहब ने, 10⁻⁻⁴ सेकंड में हो जाता है, ये टाइम उसने खुद से दे दिया है। अब बोला है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोयल कितना होगा? भाई वही फॉर्मूला कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई में डी टी होगा, ठीक है। और यहाँ पे डी बाई डी टी, फाई को अगर हम लिखें तो फाई को कैसे लिखते हैं? बी डॉट ए से लिखते हैं, ठीक है। तो बी डॉट ए मतलब बी ए कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 30 डिग्री है, तो बी ए कोस 30 आ गया। कितना आ गया? कोस 30 आ गया है। तो यहाँ पे अब 0 30, तो √3/2 आ जाएगा, ये √3/2 आएगा। तो ये फाइनल कब है? ये इनिशियल वाला है हमारे पास एक तरीके से, ठीक है। ये क्या है? इनिशियल फ्लक्स है ना। या फिर अभी के लिए सिर्फ इसको इतना ही छोड़ दो तुम, 30 बाद में यूज़ करना, इस 30 को बाद में यूज़ करना, ठीक है। इस 30 को बाद में यूज़ करना। अब देखो, हम यहाँ पे पहले वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये हुआ बी ए कोस थीटा। क्या बदल रहा है यार यहाँ पे? फील्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले कुछ फील्ड है बाद में जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब मैं माइनस ए लिख लूँगा, कोस थीटा को भी बाहर लिख लूँगा, और यहाँ पे डी बी बाई में डी टी कर दूंगा, ठीक है। तो ए आप लोगों के पास है, ये दे रखा भैया, कोस थीटा मतलब 30 दे रखा, हो जाएगा। अब डीबी की, डीबी अपॉन डी टी की बात करें तो जो डीबी बाई डी टी है ना, डीबी बाई डी टी वो कितना है भाई? फाइनल हो रहा है 0, इनिशियली वो कितना है? 10⁻⁴ कितना? -10। टाइम कितना है? 10 - 4 सेकंड, इतना टाइम है भैया। क्लियर है? तो ये डीबी बाई डी टी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। डीबी बाई डी टी की वैल्यू भी आ गई, कोस 30 की वैल्यू हमें पता ही होती है, बाकी चीज़ें हमें पता ही है। तो सब वैल्यू को पुट करो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है यार ए, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या बोला गया कि करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स, करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल, पेयर ऑफ कॉइल्स है उसमें प्राइमरी के अंदर जो करंट है वो चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ? 7 एम्पियर से 3 एम्पियर में चेंज हो रहा है, और इतनी देर में चेंज हो रहा है। मतलब करंट को चेंज होने की जो दर है वो बता दी, मतलब चेंज किस तरीके से हो रहा है। 7 से 4 जा रहा है, 7 से 4 हो गया है, सॉरी 7 से 3 हो गया है, तो आप लोगों के पास वो कितना आया? 4 एम्पियर आ गया भैया। कितना आ गया? 4 एम्पियर आ गया। कितनी देर में आ रहा है? टाइम भी बता दिया, 0.04 सेकंड में आ रहा है।
द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोइल, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे रखी है 0.5 हेनरी। तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी निकालना है। देखो यार, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला वही माइनस डी फाइव बाई में डी टी होगा, ठीक है। ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव, फाइव कितना होता है एम आई, तो ई इज इक्वल टू माइनस एम बाहर डी आई बाई में डी टी, डी आई बाई में डी टी, ठीक है। वैसे तो हम इस करंट को सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये फोर माइनस, फोर नहीं, तीन, तीन माइनस थ्री माइनस कितना हो रहा है, सेवन हो रहा है, तो ये माइनस फोर हो गया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब m की वैल्यू कितनी है 0.5, माइनस पहले से पड़ा है, डी आई बाई डी टी की वैल्यू माइनस फोर आ रही है, तो ये फोर हो गया। कितनी देर में आ रही है भैया, कितनी देर में आ रही है, 0.404 में आ रही है, 0.04 में। तो बस इसको डिवाइड करो, 0.5 इंटू फोर अपॉन 0.04। अगर आपको ई क्या बोला है, ई बोला है, आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सा बस उसका मैग्नीट्यूड बता देना, इसलिए प्लस भी कर सकते थे डायरेक्ट, इसको इसको आप प्लस भी कर सकते थे डायरेक्ट। क्लियर बेटा। तो बस इसको सॉल्व करो, ये बन गया ऊपर 100, ये इसने इसको कट कर दिया, तो 0.5 इंटू 10 100, ये 10 इससे तो 50 आना चाहिए भाई, 50 ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि आपको देखो प्राइमरी में वो पास कर रहा है करंट को, तो सेकेंडरी के साथ ही तो फ्लक्स लिंक होगा, ऐसे ही तो होगा। तो फाइव एस इज इक्वल टू एम आई पी, आप ऐसे कर सकते हो, सेकेंडरी में तो बन रहा है ये ई एम एफ। नेक्स्ट, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड जिसके अंदर 600 टर्न है, मतलब एन की वैल्यू 600 है, इज 108 मिली हेनरी, मतलब स्मॉल एल और कैपिटल एल की वैल्यू इज 108 मिली हेनरी दे रखी है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल हैविंग टर्न्स कितनी 500, मतलब पहली वाली टर्न्स को N1 बोल दो, इसको N2 बोल दो यार, 500। पहले L1 कितना है 108 मिली, 108 मिली हेनरी है। अब कितना है वो फाइंड आउट करना है। अब तुम्हें पता है कि जो L होता है भैया वो क्या होता है, वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई में L, मतलब L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वेयर होता है, मतलब L1 इज इक्वल टू N1 का स्क्वेयर, L2 इज इक्वल टू N2 का स्क्वेयर, ऐसे कर सकते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और यहाँ से L2 आ जाएगा, ठीक है। L1 कितना है, L1 108 है मिली हेनरी, ठीक है। L2 ये रहा, और N1 कितना है 600 और ये 500, दोनों को ऐसे करो, ये इससे कट ये इससे कट, तो 108 यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा L2, तो ये इससे 3 से कट होगा, ये 75 मिली हेनरी हो जाएगा L2 की वैल्यू। बताओ भाई कोई दिक्कत, आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोल रहा है कि एक कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सोलेनोइड, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द सोलेनोइड along its axis which of the following quantity will not increases, क्या इंक्रीज नहीं होगा। अरे भाई इन्होंने बोला कि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो उससे क्या होगा, जो रेट ऑफ हीटिंग है वो तो सेम ही रहने वाला है, तो सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए। तो अभी चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट को, इसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है यार, द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ करंट आई विद टाइम टी इन फोर डिवाइसेस पी क्यू आर एंड एस, द डिवाइस इन विच एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज, मतलब अलग अलग चार डिवाइसेस दिखाए गए हैं, इस एक्सिस पे टी लिया गया है, टाइम लिया गया, और इस एक्सिस पे करंट लिया गया है। आपको बताना है कि अल्टरनेटिंग करंट कौन सा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, वो इसको भी अल्टरनेटिंग करंट बताएंगे, बट नहीं यार, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ओरिजिन से। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही रहने वाला है, वो डी सही रहने वाला है, क्योंकि ये एस है और एस किस में है, वो डी ऑप्शन में है। 2023 में ये क्वेश्चन आया था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ इसको बोलते हैं, अरे भाई ऊपर से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब करंट जब जीरो टाइम था तब भी करंट था, जब जीरो टाइम था तब भी करंट था, इसका मतलब है ना, बाकी तो है ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला जा रहा है एन ए सी वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर आर एंड एन एलिमेंट एक्स, द इंस्टाटेनियस करंट इन द सर्किट इज दिस, मतलब ये बोल रहा है कि भाई एक वोल्टेज V नॉट है, उसको एक रजिस्टर और एक नाम, मतलब एक कोई डिवाइस ली गई, डिवाइस नहीं मतलब कुछ एक इंस्ट्रूमेंट लिया गया, ठीक है, एलिमेंट लिया गया, उसका नाम एक्स है, तो करंट जो है वो लीड कर रहा है। तो भाई आर के केस में वोल्टेज एंड करंट सेम फेस में होते हैं, अगर जो एक्स आया है, करंट अगर वहां लीड कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स जो है एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे एक्स क्या है बेटा जी, एक कैपेसिटर रहने वाला है, क्योंकि उसके केस में ही उसके केस में ही क्या होता है, करंट लीड करता है, तो एक्स यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर है। आगे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सा सही है, तो लास्ट वाला बिल्कुल सही है। कैसे है ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने लिया आई और इसी एक्सिस पे हमारा वी आर जा रहा है, इस एक्सिस पे हमारा क्या चला गया भाई, वी
वी सी चला गया। क्यों? क्योंकि इंडक्टर के केस में क्या होता है, सॉरी कैपेसिटर केस में होता है करंट और वोल्टेज के बीच में -π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो करंट अगर इधर माना है तो इधर ये π/2 जा रहा है, तो इधर हो गया हमारा वोल्टेज, मतलब π/4 पे है नेट वोल्टेज। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 10π/4 निकालूं तो वो कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर कौन है? वी सी बाय में वी आर। तो 10π/4 कितना होता है? 1। तो वी सी इज इक्वल टू वी आर है। वी सी मतलब आई एक्स सी, ये कितना है? आई आर। तो ये इससे कट, ये इससे कट, तो एक्स इज इक्वल टू आर हो रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू आर हो रहा है। तो डी ही है हमारा, एक्स इज ए कैपेसिटर एंड एक्स सी की वैल्यू हमने बता दी है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ए सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्सेज करेक्ट? तो पहला ऑप्शन अगर हम पढ़ते हैं तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? इन्होंने बोला कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स इज इंक्रीज्ड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। देखो भाई, अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इम्पिडेंस घटता चलेगा और उसके बाद फिर इंक्रीज होगा। तो ये कैसे होगा? ये इस फॉर्मूले से इंक्रीज होता है। ये क्या होता है बेटा जी? इस फॉर्मूले से आप लोगों का इंक्रीज होता है। जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। अब एक्सएल होता है एल ओमेगा, एक्सी क्या होता है बेटा जी? 1 अपॉन में सी ओमेगा होता है। एक्सी क्या होता है? 1 अपॉन में सी ओमेगा होता है। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चल रहे हैं, जब फ्रीक्वेंसी अगर 0 रख रहे हैं तो जेड उस टाइम पे इन्फिनिटी हो जाएगा ना, मैक्सिमम होगा। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जेड एक टाइम के लिए पहले घटेगा फिर एकदम से बढ़ना शुरू होगा। तो ये बात पहले वाले ऑप्शन के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इंडक्टिव एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन एसी सर्किट। ठीक है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रेशियो निकालना है। इंडक्टिव मतलब एक्सएल बाय एक्सी। एक्सएल क्या होता है? एल ओमेगा। एक्सी क्या होगा? 1/बे सी ओमेगा। सी ओमेगा मतलब यहाँ पे सी ओमेगा हो गया, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वेयर एल सी हो गया बेटा जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इन ए सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड द सोर्स वोल्टेज इज π/2। भाई करंट और वोल्टेज के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट। भाई फेज डिफरेंस किस में होता है π/2 का? या तो सी एल में होता है या फिर सी में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब या तो भाई इन्होंने बोला कि कौन सा यहाँ पे सर्किट का हिस्सा नहीं हो सकता। यार ओनली सी होगा उसमें, तो ओनली आर, एल उसमें भी होगा। एल और सी ये भी वही बात है ना, या तो एल या सी, बट अगर आर आ जाए फिर नहीं होगा ना। तो इस केस में नहीं हो सकता, इस केस में नहीं हो सकता बेटा जी। ठीक है, समझ में आया? कुछ ना कुछ फिर अलग डिफरेंस आएगा। तो सी जो है वो ऑप्शन सही है हमारा। इम्पिडेंस का फॉर्मूला पूछा है। इम्पिडेंस का फॉर्मूला इस आर स्क्वेयर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर है। ये पूछा है सिंपल, तो डी हो गया। इम्पिडेंस ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट, यही तो पूछा था। नेक्स्ट, द वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर connected in series to an AC source are 20 volt, 15 volt and 30 volt respectively. The resultant voltage in the circuit is, अरे भाई सीरीज एलसीआर सर्किट है, आपको वोल्टेज बतानी है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला तो यही होता है अंडर रूट में वी स्क्वायर प्लस में वी एल माइनस वी सी। जो चीज़ बड़ी है उसको पहले लिख दो, जो चीज़ बड़ी है उसको पहले लिख सकते हो, नहीं तो स्क्वायर ऊपर है तो माइनस माइनस तो प्लस होने ही वाला है। ठीक है, तो वी आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर इज 400। वी एल माइनस वी सी मतलब 15 बचेगा, क्यों? क्योंकि भाई एक 30 है एक 15 है, तो 30 माइनस 15 15, 15 का स्क्वायर कर लो तो 225, 225 और 400 ऐड हुए तो 625, 625 का अंडर रूट इज 25। तो ये आ गई किसकी वैल्यू यार? वी की वैल्यू हमारे पास आने वाली है। नेक्स्ट है ए सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज द करंट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट इज लाइकली टू कंप्राइज द सर्किट। इन्होंने बोला कि एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज द करंट फर्स्ट इंक्रीजेज, ठीक है, एंड देन डिक्रीजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई ये तो सीरीज एलसीआर सर्किट में होता है ना काम, क्योंकि उसी में ही तो हमारे पास क्या आता है? जेड आता है। वो जेड क्या है? बदलता है। देखो जब आप लोगों के पास क्या होगा, जब आप लोगों के पास क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे अगर हम माने इधर जेड है इधर फ्रीक्वेंसी है, तो वो क्या था ग्राफ कि धीरे धीरे वो ऐसे बन रहा था ना। तो उस टाइम पे अगर मैं करंट के लिए बनाना चाहता हूँ तो करंट के लिए कुछ ऐसे बनेगा भाई। तो जैसे जैसे पहले क्या होता है? करंट इंक्रीज होता है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है द करंट फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट डिक्रीज फिर उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज एलसीआर सर्किट का ही तो खेल होता है ना। चलिए, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है? एक 15 ओहम रजिस्टर है, एक 80 मिली हेनरी का इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो
सी कैपेसिटेंस का है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, मतलब तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और एसी सोर्स कितना 50 हर्ट्ज है यहाँ पे। इफ द सोर्स वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट आर इन फेज, इन्होंने बोला इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन फेज देन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस क्या होगी। देखो यार, इन्होंने बोला है कि वोल्टेज एंड करंट वो सेम फेज में है। भाई जब तीनों चीजें लगी हैं, एल भी लगा है, सी भी लगा, आर भी लगा, और वोल्टेज और करंट सेम फेस में बोल रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये रेजोनेंस में है। इसका मतलब तो ये कौन सा केस है भाई, रेजोनेंस का केस है। बताओ ये कौन सा केस है, रेजोनेंस का केस है। रेजोनेंस के केस में तो ये होगा, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स ही हो गया। एक्सएल इज इक्वल टू एक्स, एक्सएल क्या होता है एल ओमेगा, एक्स क्या होता है 1/c ओमेगा। तो यहाँ पे हो गया 2 पाई फ्रिक्वेंसी एल, यहाँ पे हो गया 1/2 पाई फ्रिक्वेंसी सी। सी अगर मैं निकालूंगा तो ये बनेगा 1/4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर, और साथ में हो जाएगा यहाँ पे एल। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज आप लोगों के पास है। 4 एक वैल्यू है, पाई एक वैल्यू है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इन्होंने खुद दे रखी है भाई 50 हर्ट्ज है, और उसके बाद एल भी दे रखा है, ये रहा। ठीक है, सी हमें फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे भैया। और 127 माइक्रोफेराड आने वाला है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक 300 ओम का रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 25 बाई में पाए माइक्रोफेराड है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, द करंट इन द सर्किट इज, क्या होने वाला है। देखो यार, सर्किट के अंदर रजिस्टर और कैपेसिटर है, और करंट तुमसे पूछा, साथ में तुम्हें फ्रीक्वेंसी पूछे, साथ में तुम्हें वोल्टेज दिया हुआ है ना। तो करंट कैसे निकालेंगे भाई, करंट तो सिंपल है, वी बाई में टोटल रेजिस्टेंस होगा। अगर वी और क्या लगे हुए हैं, रजिस्टर और सी लगे हुए, तो जेड निकालना होगा। तो जब दो चीजें लगी हुई हैं तो फिर जेड कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं भैया, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो एक्सी कैसे निकालना है, एक्सी वही उसी मेथड से निकालना है। एक्सी क्या होता है 1/c ओमेगा, और ये होगा 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी सी। तो पहले हम एक्सी निकालेंगे जो कि 400 बनेगा, फिर तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आर ऑलरेडी आप लोगों के पास गिवन है 300 का स्क्वायर, और 400 का स्क्वायर करो टोटल, तो बाहर आके आप लोगों के पास 500 ओम आ जाएगा। बस वी दिया हुआ है 200, टोटल रेजिस्टेंस आ गया कितना 500, तो 200 बाई में 500 कितना हो रहा है, ये इससे कट ये इससे कट, तो 0.4 एम्पियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको सोचना है बस, क्या पूछ रहा है भाई वो, आपको सिर्फ सोचना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिंपल था कि रजिस्टर था और एक इंडक्टर था और कुछ भी नहीं है, और सिंपल था। नेक्स्ट, सेलेक्टिविटी। भाई क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो 1 बाई में आर अंडर रूट में एल बाई में सी होता है। अभी ये क्यू क्या होता है, सेलेक्टिविटी डिसाइड करता है। तो इन्होंने सेलेक्टिविटी ऑफ ए सीरीज एलसीआर एसी सर्किट पूछा है, और पूछा है कि वो लार्ज कब होती है, जब आर की वैल्यू स्मॉल हो और एल की वैल्यू बड़ी हो। तो ये होती है भैया सी ऑप्शन में, जब आर एल की वैल्यू जो है वो लार्ज हो और आर की वैल्यू जो है वो स्मॉल हो। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू दिस इज अप्लाइड टू ए करंट, जिसमें करंट जो है पाई/2 है, प्लस पाई/2 है, फ्लो थ्रू द एवरेज पावर डिसिपेटेड भाई जीरो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो फाई होगा वो 90 डिग्री है, क्योंकि आपके पास जो एवरेज पावर होगी वो कितनी आने वाली है, वो आप लोगों के पास सिंपल है कि वो ज़ीरो आने वाली है। क्लियर है बेटा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमें कॉस फाई देखना है, और कॉस फाई यहाँ पे कितना हो रहा है, वो फाई की वैल्यू 90, तो कॉस 90 जीरो, तो आंसर आ गया जीरो बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन्होंने बोला है कि जो पावर फैक्टर है ऑफ ए सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सॉरी, इन्होंने बोला द पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस क्या होता है भाई, सबसे पहली बात, जो पावर फैक्टर है कोस फाई से शो करते हैं, ये होता है आर बाई में जेड। और रेजोनेंस पे क्या होता है, रेजोनेंस पे दोनों बराबर होते हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब ऊपर भी आर नीचे भी आर, तो ये हो गया 1, तो कोस फाई जो होता है वो 1 होता है, मतलब पावर फैक्टर यूनिटी होता है। नेक्स्ट, द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डैश। भाई जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनकी कोर को क्यों लेमिनेट किया जाता है, ताकि वो मतलब हीट होके, मतलब क्या होता है कि वो ना मास बॉडीज बन जाती हैं, तो उनके अंदर एक करंट बन जाता है, छल्लेदार करंट बोलते हैं उसको, जिसको बोलते हैं एडी करंट। तो इसको रिमूव करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं बेटा जी। ओके, चलो, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा 8वां चैप्टर होने वाला है। चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 8। ईएम वेव के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करने वाले हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर होता है, 3 नंबर का आता है, तो एमसीक्यू भी बहुत कम से ही होने वाले हैं इसमें, तो इसको भी निपटा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है यार, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन। देखो यार, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो होता है आई डी इज इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय में डी टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है बेटा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। ओके, समझ आए इतनी बातें? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। यहाँ पे क्या आने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग आने वाला है, तो ऑप्शन जो होगा वो ए सही होने वाला है। नेक्स्ट उन्होंने बोला द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं भैया? परपेंडिकुलर होते हैं और सेम फेस में होते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं और सेम फेस में होते हैं, ऐसे बनती है ना वेव, देखो ऐसे भी ऐसे बनती है ना वेव। यहाँ पे होता है आप लोगों के पास एक, क्लियर है? फिर ये दूसरा ऐसे बन रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सेम फेस में होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्या होते हैं? सेम फेस में होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होने वाला है। ये क्या होने वाला है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होने वाला है। ये दिख रहा होगा, विजिबल है मेरे ख्याल से इतनी चीजें, है ना? चलो नेक्स्ट क्या है? नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो नोन एज हीट वेव। भाई कौन सी वेव ऐसी है जिसका नाम हीट वेव होता है? भाई इंफ्रारेड वेव है, इंफ्रारेड वेव से, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ। मैंने आप लोगों को ईएम वेव से रिलेटेड ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, और ये बात बोली थी कि हमेशा किस तरीके का क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी कैसी है, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, यूजेस, ये सब बताए थे। तो वही चीज़ें आ रही हैं, देखो 2023 में भी आई थी। क्या बोला? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ, तो गामा की होती है भैया। फिर बोला जा रहा है कि एक वेल्डर है, वो वियर करता है स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्ट हिज आई मोस्टली फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, यूवी रेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल, एक्सरे, भाई एक्सरे, सिंपल। ठीक, रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू निपटाते हैं। ओके बेटा, और रे ऑप्टिक्स में ना बहुत कम चांसेस होते हैं एमसीक्यू आने के, बड़े क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि आपका केस स्टडी आ जाता है, या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, और बड़ा चैप्टर है तो इसमें नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, मतलब लगभग लगभग 8-9 नंबर का ये आता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ए विंडो इज प्रोवाइडेड इन द मिडल ऑफ ए वॉल, इट्स इमेज इज ऑब्टेन ऑन द अपोजिट वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम इट यूजिंग ए लेंस। ठीक है, if the window and its image are of same size then the focal length of the lens used is। देखो यार, यहाँ पे एक विंडो हमने लिया, ठीक है, मतलब एक वॉल है, उसके अंदर एक विंडो, उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, और ये कितनी दूरी पे है? डी डिस्टेंस पे, और किसकी हेल्प से बन रही है भैया? इमेज, मतलब लेंस की हेल्प से बन रही है, यूजिंग ए लेंस। इफ द विंडो एंड इट्स इमेज आर ऑफ सेम साइज देन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज क्या होने वाला है? मतलब जो लेंस यहाँ पे यूज किया गया उसकी फोकल लेंथ क्या होने वाली है? सबसे पहली बात, अब इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि ये सेम साइज की है। ठीक है, इफ द विंडो एंड इट्स इमेज आर ऑफ सेम साइज, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के हैं। अगर वो सेम साइज के हैं तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन आप लिख सकते हो वी बाई यू। ठीक है, ठीक है, तो वी इज इक्वल टू यू हो गया भैया, लेंस के केस में ऐसे लिखेंगे। तो आपने सीधा सीधा हम जो फॉर्मूला है वो लगा लिया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 बाय में एफ हो गया। आप लोगों के पास कितना हो गया बेटा जी? यहाँ पे 1 बाय में एफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, 1 बाय में क्या होने वाला बेटा जी? यहाँ पे एफ होने वाला है। अभी v और u की वैल्यू जो है बराबर है, v और u की वैल्यू क्या है? बराबर है। इन दोनों के बीच में, विंडो और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस d है, तो ये d/2 और d/2 पे होंगे भाई। इसका मतलब अगर वो सेम साइज के हैं तो v और u बराबर होंगे ना, तो d/2 पे होंगे, तो v की वैल्यू भी d/2 होने वाली है और u की वैल्यू भी d/2 होने वाली है बेटा जी। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है? 1/v, 1/v का मतलब है d/2, 2 चला गया ऊपर। u को कैसे करेंगे भाई? इस साइड मेजर करेंगे तो माइनस का कंसिडर करेंगे, इसलिए वो प्लस हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास f की वैल्यू आ रही है d/4, तो d/4 हमारा ए आंसर हो गया है। सेम साइज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लेना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक बाई कॉनकेव लेंस है जिसकी पावर जो है वो P है, उसको वर्टिकली स्प्लिट किया जाता है दो आइडेंटिकल प्लेनो कॉनकेव के अंदर। सबसे पहले एक कॉनकेव लेंस लो, उसकी पावर निकालो। उसकी पावर का फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और रेडियस क्या होगा भाई? इस साइड हमने लिया R1 जो कि R है, और इस साइड हमने लिया R2 जो कि कितना है? कैपिटल R है। तो एक साइड माइनस R हुआ, एक साइड प्लस का R हुआ, तो ये सीधा ऐसे लिख सकता हूँ। जब इसको सोल्व करूंगा तो 1/f मतलब पावर की वैल्यू -2, और साथ में ब्रैकेट में म्यू -1 अपॉन में R आ रहा है। अब मैं इसको बीच में से कट कर रहा हूँ तो कुछ ऐसी शेप मिल जाएगी मुझे। हाँ जी, अब मैं इसको बीच में से कट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसी शेप मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो P इज इक्वल टू 1 में F, P इज इक्वल टू कितना हुआ? 1 में F हुआ। ठीक है बेटा, तो ये जो P डैश इज इक्वल टू 1/f है, तो ये म्यू -1 और -1/r कैसे हुआ? ये देखो, क्योंकि देखो भाई, अब जो ये एक साइड का है ये तो है R1 इज इक्वल टू -r,
दूसरी साइड का इन्फिनिटी हो गया और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो एक साइड का हो गया खत्म। तो मेरे पास सिर्फ आया आंसर ये। अब इस वाली और इस वाली में फ़र्क देखो कितना है, रिलेशन देखो। तो भाई जो पहले वाली पावर है, देखो ये वाली पहले वाली जो पावर है मैंने ये लिखी, इसमें से ये जो म्यू -1/r और -1 है वो कौन है, नए वाली पावर है। तो मतलब नई वाली पावर जो है पहले वाली पावर का हाफ हो रहा है। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया आप लोगों के पास, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ, फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ डैश। देखो यार, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन सबसे पहले ये चेक करो, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और म्यू होता है 1/λ, इस तरीके से। तो अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है, फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द डैश लाइट। भाई जो हमारे पास रेड लाइट होती है ना, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा है, तो मिनिमम डेविए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका मिनिमम डेविएशन कम। तो मिनिमम डेविएशन जो है वो रेड कलर के लिए सबसे ज़्यादा होता है। मिनिमम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन जो होगा वो रेड कलर का होगा। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट, तो वो रेड कलर के लिए होने वाला है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा तो म्यू कम तो डेविएशन कम। नेक्स्ट बोला जा रहा है, सेशन रीजन क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज लेसर फॉर रेड लाइट देन दैट ऑफ ब्लू लाइट। तो भाई ये बिल्कुल सही है, तो हमने यही तो पढ़ा अभी कि रेड लाइट के लिए मिनिमम डेविएशन सबसे कम है, और कॉमन सी बात है उसके बाद जो लाइट है उससे तो कमी, ब्लू से तो कमी होगा। रीजन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म फॉर ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन दैट फॉर द रेड लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, अरे भाई यही तो बात बोली गई है। ठीक है, ये बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म फॉर ब्लू लाइट, ब्लू लाइट के लिए ये बोल रहा है कि ये ज़्यादा होगा। कॉमन सी बात, अगर ये ज़्यादा होगा तो डेल कम होगा, डेल कम होगा मतलब लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम होगा तो डेल मिनिमम भी कम होगा। तो ये बात भी सही बोली है, यही सही बोल रहा है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ही तो बनाई जा रही है ये, इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ही तो बनाई जा रही है। तो ये हो गया आप लोगों के पास बी ऑप्शन। ठीक है बेटा। ने चलो, तो ये हो गया बेटा जी आप लोगों के पास चैप्टर नंबर जो था आपका 9th। अब कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10th। ठीक है, चैप्टर नंबर 10th आपका वेव ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कर लेते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट, जो एम्पलीट्यूड होता है सेकेंडरी वेवलेट्स का वो कैसा होता है। तो भाई वो तो सेम होता है, बढ़िया होता है, इक्वल होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन किसी भी बात कर लें, दोनों में सेम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर, ये एक कॉनकेव मिरर जो आप लोगों को दिख रहा है। अब ये बोल रहा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आर, द रेडियस ऑफ द रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट विल बी, द रेडियस ऑफ द रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट विल बी, ये आप लोगों को बोला। अरे भाई प्लेन वेव फ्रंट आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सीधी रेज ऐसे आ रही हैं, ये टकरा रही हैं और इसके बाद कहाँ पे जाएंगी, फोकस पे जाएंगी। तो ये रेडियस कितना बन रहा है, यहाँ से है इसका रेडियस, यहाँ से रेडियस है, तो ये रेडियस कितना होगा r/2, फोकस पे जाएंगी ना ये, तो वो r/2 होने वाला है। बताइए किसी को दिक्कत। If a plane wavefront is incident on a concave mirror, then the emergent wavefront will be spherical with center of the wavefront at its focus। तो वही फोकस तक जो डिस्टेंस होता है वो r/2 होता है, तो वही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, स्लिट से क्या कर रहा है, स्लिट से स्क्रीन को दूर किया जा रहा है, मतलब कैपिटल डी को बदला जा रहा है। व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। यंग डबल स्लिट है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं किसने पूछा गया, इसने पूछा कि व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। एक है एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज पे और एक फ्रिंज विड्थ पे। एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाय डी होता है बेटा। ठीक है, लैम्डा बाय में डी। अगर हम कैपिटल डी इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो भाई इस पे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये तो सेम हो रहा है। अगर मैं फ्रिंज विड्थ की बात करूं तो उसमें डी आता है, डायरेक्टली आता है, डी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो बी भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब एंगुलर सेपरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और दूसरा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दूसरा मतलब विड्थ, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन विद ए लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, मतलब जब लाइट है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है तो उस टाइम पे आपको थर्ड ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज एट द सेम पॉइंट, मतलब आप लोग दोनों को बराबर कर दो,
कि y3 और y5 जो है पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो y क्या होता है भैया, y का जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होगा, n होगा, साथ में क्या होगा, लैम्डा होगा, कैपिटल D होगा, स्मॉल d होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये 3 था तो उसी की ही लैम्डा आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होएगा, n फिफ्थ, लैम्डा ऑफ फिफ्थ, कैपिटल D बाई में स्मॉल d होगा। तो आप एक चीज़ देखो यार, आप एक चीज़ देखो, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है व्हाट शुड बी द वेवलेंथ, मतलब लैम्डा फिफ्थ निकालना है हमें। ठीक है, तो लैम्डा कैपिटल डी और स्मॉल डी तो दोनों का बराबर है, तो वो तो कट गया। तो अभी आप लोगों के पास बचा n3 मतलब 3 इंटू में लैम्डा कितना है इसका, 700 नैनोमीटर है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, n फिफ्थ 5 लिखेंगे और लैम्डा 5, तो ये 5 आ गया यहाँ पे नीचे, तो इसको उड़ा दो यहाँ से। ठीक है, तो ये बन गया 2100, नीचे आ गया 5 नैनोमीटर, तो बस इसको डिवाइड करो, 420 नैनोमीटर आ जाएगा। 5 चौके 20 होगा, 5 दूनी 10, हाँ 420 नैनोमीटर आ जाएगा। तो आंसर हो गया भैया ए आप लोगों के पास। ये तो अभी करते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, और मॉडर्न फिजिक्स जो है वो हमारी चैप्टर नंबर 11 से शुरू हो रही है। ओके बेटा, तो चैप्टर नंबर 11 जो है वो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करेंगे। और इसमें ना हम 4 चैप्टर कवर कर रहे होंगे, जैसे 11th चैप्टर, 12th एंड 13, एंड साथ में एक हमारा लास्ट चैप्टर है 14th, उसको भी कवर कर देंगे। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मतलब आपको एनर्जी बतानी है। देखो यार, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सी बाई में लैम्डा, उसने खुद बोला है कि जिसकी वेवलेंथ कितनी हो, लैम्डा हो, उसको बताओ। तो एच सी बाई लैम्डा, हमारा आंसर हो गया क्या भाई, बी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फोटोन है जिसके पास एनर्जी कितनी है, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब एनर्जी दे रखी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सर्फेस इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज 1.5 वोल्ट। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब वी नॉट की वैल्यू दे दी है कितनी है, 1.5 वोल्ट है। ओके, अब ये बोला द वर्क फंक्शन फॉर द सरफेस इज क्या होने वाला है। सबसे पहली बात कि ई जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, ई जो होगा वो लिखा जाएगा यार, वर्क फंक्शन होगा इसमें, प्लस में काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ पे जिक्र किसका हुआ है, यहाँ पे जिक्र हो गया यार स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो इसको ई वी नॉट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ई इज इक्वल टू हो गया वर्क फंक्शन प्लस में ई वी नॉट। हमें वर्क फंक्शन पूछा गया है, तो वर्क फंक्शन क्या होगा, ई माइनस ई वी नॉट होगा। ओके बेटा, तो ई की वैल्यू है कितनी, 3.2 वोल्ट है, और ई वी नॉट हमारे पास देखो, वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 1.5 वोल्ट है, तो ये बन गया वी नॉट की वैल्यू हो गई 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, साथ में यहाँ पे ई वी दे रखा है। ठीक है, और ये वैल्यू भी हमारी किस में है, एक मिनट रुकिएगा, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ बेटा जी, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, इसको दोबारा से लिख रहे हैं। ई की वैल्यू कितनी है, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भूल गया था यहाँ पे। फिर वी नोट की वैल्यू कितनी है, 1.5 वोल्ट है, साथ में यहाँ पे ई पड़ा हुआ है, तो ई वी नोट ई वी हो गया। तो सीधी सी बात है, ये कितना बचा, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया, तो ये हो गया हमारा वर्क फंक्शन की वैल्यू, और आंसर आ गया बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज डब्ल्यू नॉट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज के, if the frequency of the incident light is doubled then kinetic energy of the emitted electron will be क्या होगी, ये आपको बताना है। सबसे पहले पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो, कि मेटल सरफेस है उसके ऊपर W चाहिए, मतलब एक एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो एमिशन कर सके इलेक्ट्रॉन का, तो वर्क फंक्शन उसने खुद से W दिया है और काइनेटिक एनर्जी K बोली है। तो उस टाइम पे K को आप लोग कैसे लिखोगे, K को आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि H फ्रीक्वेंसी माइनस W नॉट, येस और नो। पहली इक्वेशन ये बोल सकते हैं, पहला केस। अब वो बोल रहा है कि हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो के डैश बताना है, नया होगा। अब फ्रीक्वेंसी को आपने डबल कर दिया, तो ये डबल कर दो भाई, और यहाँ पे डब्ल्यू नॉट, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब ध्यान से देखना कि जो हमारी दूसरी आई है, जो दूसरी इक्वेशन आई है उसमें डब्ल्यू नॉट हमने सेम लिया है। क्यों लिया, अरे भाई क्योंकि वो सेम ही रहेगा ना हमारा, क्योंकि मटेरियल तो वही का वही है, हमने तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको चेंज किया, मटेरियल को चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे हो गया के डैश इज इक्वल टू 2h फ्रीक्वेंसी माइनस डब्ल्यू नोट, हो गया ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि इस इक्वेशन को अगर मैं यूज़ करूँ, इस इक्वेशन को अगर मैं यूज़ करके यहाँ पे लिखूँ, h फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखूँ, तो ये बनेगा k प्लस डब्ल्यू नोट मिलेगा, है ना। तो इस h फ्रीक्वेंसी को इसके अंदर पुट कर दूँ, तो k डैश कितना हुआ बेटा जी, 2, h फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, k प्लस में डब्ल्यू नोट है, माइनस डब्ल्यू नोट होगा, तो ये बनेगा 2k प्लस में 2w नोट माइनस डब्ल्यू नोट, तो ये बन जाएगा 2k प्लस में w नोट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, डबल से प्लस कुछ हो रहा है, डबल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट होगा वो क्या होगा,
मोर देन 2K होगा बेटा जी, मोर देन 2K होने वाला है, क्योंकि आपके पास जो आंसर आएगा वो 2K प्लस W0 होगा। आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, जो मैं आंसर लिख रहा हूँ उस तरीके से पढ़ सकते हो, शॉर्ट वे में मैं करवा रहा हूँ, या बुकिश लैंग्वेज से आंसर देखना है वो आप लोगों की मर्जी है, मैंने दोनों अटैच कर दिए। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि ई सी एंड म्यू रिप्रेजेंट द एनर्जी वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ बतानी है। देखो ई इज इक्वल टू क्या होता है यार, एच फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सी बाई में लैम्डा, ठीक है। तो मतलब लैम्डा अगर आपको करना है तो एच सी बाई में ई लिखना होगा, तो एच सी बाई में ई, यही तो हमारा वेवलेंथ है। इसने खुद पूछा और 2023 में आया। आप ये भी नहीं कह सकते कि इतने आसान क्वेश्चन है, भाई आसान हैं और ये 2023 में आए हैं। मॉडर्न फिजिक्स से इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई रह तो नहीं गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी है भैया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, मतलब यहाँ पे एनर्जी दे रखी है, एक है E1 जो कि कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक है E2 जो कि कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 0.5, मतलब एक वर्क फंक्शन पे, मतलब एक मटेरियल पे फॉल करते हैं जिनका वर्क फंक्शन ये है। द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है भाई। पहला केस काइनेटिक एनर्जी अगर पहले केस में निकालूँ तो कैसे निकलेगी, E1 माइनस वर्क फंक्शन, तो E1 कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना है 0.5, तो K1 की जो वैल्यू आएगी वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। K2 की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो E माइनस वर्क फंक्शन, E कितना है दूसरी बार में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम्हें निकालना है क्या है, आपको निकालना है क्या, रेशो काइनेटिक एनर्जी, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 5 का 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो 1/3 मतलब 1:3 आ रहा है, तो 1:3 हो गया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है भैया, ध्यान से देखना। इन्हें बोला है कि इफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज इंसिडेंट आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ए एंड बी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ/2 एंड μ/3 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम ए टू दैट बी, ये आप लोगों को निकालना है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को करना क्या है, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की वो तो सेम है, तो भैया एच फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखूँ पहले बार में जो स्टार्टिंग में एनर्जी है उसको अगर लिखूँ ए के लिए, अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच फ्रीक्वेंसी नोट ऑफ ए के लिए फ्रीक्वेंसी नोट कितना है μ0/2 प्लस में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए है। पहले इस के ए को पूरा सॉल्व कर लो, के ए को पूरा सॉल्व कर लो, तो ये कितना बनेगा, एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी बाय में 2, तो के ए की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, एच फ्रीक्वेंसी, ये एच फ्रीक्वेंसी मतलब के ए की वैल्यू एच फ्रीक्वेंसी बाय में 2 आ चुकी है। सिमिलरली अब वो बी के लिए फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो देखो एच फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी वो सेम है, वो थ्रेशोल्ड बहुत बदल रहा है, तो वो अब 3 है भाई, μ/3 है, प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी अगर मुझे निकालनी है तो एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी बाय में 3 करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा कितना 3 एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी बाय में 3, तो के बी की जो वैल्यू है वो बनेगी 2 एच फ्रीक्वेंसी बाय में 3। दोनों को अब डिवाइड करना है, रेशो ही तो पूछा उसने, रेशो ही तो पूछा उसने, अब कहाँ लिखें इसको, कहाँ लिखें इसको, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करें। तो अभी इसको अगर मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको लिखता हूँ के ए बाय में के बी को, तो के ए इस एच फ्रीक्वेंसी बाय में 2 है, ये 2 एच फ्रीक्वेंसी बाय में 3, 3 चला गया ऊपर, ठीक है। तो 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा, ये इससे कट और 3/4 आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब बुकिश लैंग्वेज से सोल्व करना चाहते हो बुकिश लैंग्वेज से सोल्व कर लो, नहीं तो ऐसे सोल्व कर लो भाई, बिल्कुल आसान है ना। चलो इस पेज को उड़ा ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए फोटोन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद द प्रोटॉन टू दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये आप लोगों को निकालना है। देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात करनी है, ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल्स के लिए बात कर रहा है, तो मतलब अल्फा क्या, लैम्डा क्या होता है, एच बाय में पी होता है, और जो अगर P की बात करें तो P होता है √2m/k होता है, काइनेटिक एनर्जी इसको बोला जाता है। देखो इस तरीके से होता है ना ये, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² होता है। अब ऊपर भी हम m मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी m मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2m के एक साइड और फिर ये p² हो जाता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना कि अब लैम्डा को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो इसको h/√2mk लिख सकता हूँ, येस और नो। तो इसका मतलब लैम्डा जो है वो 1/√m है, या फिर बोल दो
कि लैम्डा जो है इन्वर्सली है किसके, एम के, है ना। तो अब आपको रेशो बताना है, रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन में लैम्डा ऑफ किसका बताना है, अल्फा का आप लोगों को बताना है भाई साहब। अब मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल होता है भैया वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो ये अंडर रूट में अब लिख लो भाई किसका होगा, ऊपर किसका होगा, जहाँ पे प्रोटॉन है सामने कौन आने वाला, अल्फा, तो मास ऑफ अल्फा, नीचे मास ऑफ प्रोटॉन, यही होगा। तो मास ऑफ अल्फा कितना है 4, ये कितना होगा 4 होगा, मास ऑफ प्रोटॉन का, नीचे मास ऑफ प्रोटॉन है ये इसको कट करेगा, तो अंडर रूट 4/1 है, तो ये 2/1 मतलब 2 आ रहा है, ऐसे बोल सकते हो। रेशो पूछा है क्या, रेशो पूछा तो रेशो 1 होगा, तो आंसर आप लोगों के पास ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ए पार्टिकल मोमेंटम विद इट्स एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ए पार्टिकल मोमेंटम विद इट्स एसोसिएटेड डी ब्रोगली, मतलब कौन सा ग्राफ यहाँ पे मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच का सही ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। तो भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ दी जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से, एच एक कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा और पी में इन्वर्स का रिलेशन है, मतलब लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, या फिर बोलो कि पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज होगा पी डिक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इधर लैम्डा है इधर पी है भाई साहब। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 की बारी आ गई है मॉडर्न फिजिक्स में। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल जी ने भाई स्टेबिलिटी नहीं बताई थी, तो ये गलत है, तो ये गलत दे रखी है यहाँ पे, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज स्टेब्लिश बाय द मॉडल, नहीं इस मॉडल से नहीं बताई गई थी। नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, अरे भाई वो सिंपल है, वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के, जो n स्क्वायर हो गए, r इज इक्वल टू r0 n स्क्वायर होता है, क्लियर। और ये 2023 में आया, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है बेटा। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज दिस, कितनी है। देखो यार हमें क्या पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है ये -13.6 अपॉन में n स्क्वायर होता है। अब n स्क्वायर जो है उसकी अगर मैं वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे इन्होंने सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, मतलब n की वैल्यू 3 लेंगे हम, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे 1 होता है ना, फिर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू 3 करेंगे तो 9 हो गया, 9 को जब सोल्व किया तो हमारे पास ये आ रही है। अब ये टोटल एनर्जी आ रही है, हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ ई है, तो 2 टाइम्स ऑफ ई कर दो, तो इसको डबल करो, डबल करोगे तो ये आ जाएगा, तो आंसर आ गया भैया हमारे पास, ठीक है। ये रिलेशन है छोटी छोटी, आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये भी 2023 में आया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द डायग्राम शोज 4 एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन इन विच द एमिटेड फोटोन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। देखो यार इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, बट सारी की सारी कैलकुलेशन आपको इस टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कि जब भी ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या निकलेगा, फोटोन निकलेगा, मतलब एनर्जी निकलेगी, वो फोटोन की एनर्जी के बराबर होती है। तो ई इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी से शो करते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं, सी बाई में लैम्डा से। तो यहाँ पे देखो यार, अब एच भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, 1 बाई लैम्डा जो होता है उसको हमें चेक करना है, मतलब जो 1 बाई लैम्डा है उसको चेक करो। तो 1 बाई लैम्डा भाई इस तरीके से लिखते हैं हम, कैपिटल आर रेडबर्ग्स कांस्टेंट, यहाँ पे होता है 1/NF फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल का स्क्वायर। अब ये जो NF है इट इज़ द फाइनल, मतलब जहाँ पे ट्रांजिशन हुआ है, जहाँ तक हुआ है, जहाँ से वो इनिशियल है, इनिशियल हमेशा बड़ा होगा किससे, फाइनल से, इनिशियल हमेशा बड़ा होगा किससे, फाइनल से, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना और क्या चीज़ें हैं। अब ये बोला कि किस ट्रांजिशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनर्जी निकल रही है। भाई HC तो हमें पता है सबके अंदर आएगा। अब देखते हैं 1 बाई लैम्डा को निकाल के, 1 बाई लैम्डा मतलब E जो है वो 1 बाई लैम्डा है, तो 1 बाई लैम्डा की वैल्यू जहाँ में ज़्यादा आएगी वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मैंने क्या किया, 1 बाई लैम्डा की वैल्यू सबके लिए निकाल ली। अब जैसे यहाँ से यहाँ फर्स्ट के लिए मैं आ रहा हूँ, तो फाइनल मेरा ये है भाई, इसके लिए फाइनल ये है, इनिशियल ये है, इसके लिए इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इसके लिए इनिशियल ये है और फाइनल ये है, इसके लिए इनिशियल ये है और फाइनल ये है। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग सबके लिए वैल्यूज़ को रखा, स्क्वायर करा और वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो इसके लिए जो फर्स्ट वाला है उसके लिए 0.88 आर आ रही है, इसके लिए 0.0486 आर आ रही है, इसमें 0.75 आर आ रही है और इसमें 0.139 आर आ रही है। तो कौन सी बड़ी है भाई, ये बड़ी है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा की वैल्यू जहाँ पे लार्ज है वो ये है, तो फर्स्ट के अंदर क्या है, हाईएस्ट एनर्जी है भैया, ठीक है, समझ में आई। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना, तो ये क्वेश्चन भी 2023 में आया था। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही चैप्टर में से इतने क्वेश्चन 2023 में अलग अलग सेट के अंदर आते हैं बेटा,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू इसके भी निपटा देते हैं। द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियर हैविंग मास नंबर दिस एंड दिस। भाई डेंसिटी की बात करी गई है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियर हैविंग मास नंबर दिस। भाई मास नंबर कुछ भी दे रखा हो तो उस पर तो डिपेंड करती नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होती है। जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, या फिर बोलो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर के। तो रेशियो जो आने वाला है वो एक ही आने वाला है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया कि व्हेन टू न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियस, ये लाइटर न्यूक्लियाई है ना। ये जब भाई क्या कर रहे हैं, ये फ्यूज़ हो रहे हैं, फ्यूज़ मतलब जुड़ रहे हैं। तो ये जब फ्यूज़ होंगे तो एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे और स्टेबल होने के लिए बना रहे हैं। तो इसका मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इंक्रीज़ हो गई है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से वो क्या हो गई है, फिर इसका मतलब इंक्रीज़ हो गई है बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्सेज। भाई न्यूक्लियर फोर्सेज हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होते, क्योंकि एक डिस्टेंस 0.8 FM के से अगर डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता है तो वो अट्रैक्टिव होती है, अगर उससे कम होता है तो वो रिपल्सिव होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव, एज रेंज बिलो 1 फर्मी इट बिकम रिपल्सिव। मतलब 0.8 से जब कम नीचे जाती है, FM से नीचे जाती है तो वो रिपल्सिव हो जाती है। तो ये ट्रू नहीं है, 2023 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका चैप्टर नंबर 14 था, मैंने मोस्टली जो है प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू लिए हैं बेटा जी, तो आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा एकदम से ये चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, है ना। चलो तो नेक्स्ट है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जंप द फॉरबिडन बैंड इन सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। तो कितनी होती है भाई, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर जाना है इलेक्ट्रॉन को तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सिलिकॉन के लिए पूछ रहा है तो सिलिकॉन के लिए तो फिक्स है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद ही रखनी पड़ेगी। 2023 में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। येस बिल्कुल सही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन होल बनते हैं। द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल इंक्रीजेज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वही तो बात हुई है, क्योंकि रीज़न तो यही है ना, और रीज़न में यही बताया गया है टेम्परेचर बढ़ने से। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है, रीज़न बिल्कुल ठीक है, और रीज़न बिल्कुल फिट बैठ रहा है असर्शन के साथ, तो ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल लाइज। देखो यार, एक होता है आप लोगों के पास कंडक्शन बैंड और एक होता है आप लोगों के पास वैलेंस बैंड। अब आपने जब डोपिंग करी है तो वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जस्ट यहाँ पे होता है, डोनर एनर्जी लेवल उसको बिल्कुल यहाँ पे होता है। तो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ठीक है बेटा। चलो तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एमसीक्यू की फॉर्म में आए हैं पिछले 10 साल में। मतलब अभी एमसीक्यू जो बहुत कोविड के बाद ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो तब से जितने भी पूछे हैं वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिए हैं। पूरी एक वीडियो आप लोगों को यहाँ पे ये दे दी है। एंड आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।